तो आज जिस तरह से डांट फटकार पड़ी है, और हरीश साल्वे साहब अपीयर हुए थे सीबीआई की ओर से, और कल तक का मोहलत है। 15 तारीख तक उसको जमा कर देना है, मतलब पब्लिश कर देना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट में। तो ये सब लोग जान ही रहे थे कि इलेक्शन तक टालने की कोशिश हो रही है। क्या दांव सारे उल्टे पड़ने लगे हैं? मतलब जिस तरह से चीजें आ रही हैं हर जगह से, इलेक्शन कमीशन वाला जो मसला है, इलेक्टोरल वाला जो मसला है, इलेक्शन कमीशन में अब एक ही कमिश्नर रह गए हैं। एक जिसको कहा जाता है कि बिजली की गति से आए और उसी गति से गए, गोयल साहब। तो ये कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जहां अब सिस्टम क्राइसिस में आ रहा है, या इन्होंने जो बोया था वो सब क्राइसिस में आ रहा है। हाँ। नहीं, आपको धन्यवाद, आपने बुलाया। देखिए, जो सवाल आपने किया, पहले तो इस फैसले के बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये इस बार उम्मीद ये थी कि इसमें फैसला आएगा, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई वजह नहीं थी कि वो डेट एक्सटेंड करके, पहली बार। क्योंकि आ, जो जिस मतलब बेसिस पे उन्होंने एक्सटेंशन मांगा था, मतलब एसबीआई ने, तो ऐसा कोई आधार उनके पास नहीं था कि इस आधार पर वो करें। और दूसरी बात, अगर आज की पूरी जो बहस है, जो पूरी सुनवाई है, उसको देखें तो वो उस पूरे बहस में आप ये देखिए कि जो हरीश साल्वे जो एसबीआई की तरफ से प्रस्तुत हुई है, और वो मतलब उनके चेहरे से लग रहा था कि वो घबराए हुए हैं, और उनके पास उस तरह की मतलब नर्वस लग रहे थे। हम्म। बहुत स्ट्रांग उनके पास चीजें नहीं थी। अगर वो पूरी वीडियो है तो आप देख सकते हैं, अवेलेबल है, या कोई भी देखे वो। और उसमें देखिए कि जो इसके खिलाफ जो आए थे, इस मतलब जो अवमानना का वो लेके आए थे, एडीआर, और जो उनके जो वकील जो थे, प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल, उनको भी खुलने का चांस ही नहीं दिया। क्योंकि कोर्ट ने खुद ही, बेंच ने जो है, संवैधानिक पीठ है, उन्होंने खुद ही सवाल किया, और खुद ही मतलब बहुत सख्ती से, बहुत मतलब सख्त लहजे से उन्होंने इस चीज को ये किया कि अ, आपको ये जानकारी देनी पड़ेगी, कोई एक्सक्यूज नहीं है। और दूसरी बात है कि पूछा कि एक जो महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने पूछा कि ये जो बीते 26 जो दिन थे, 26 दिनों में आपने क्या किया, उसका तो वो जवाब नहीं दे पाए। वही वैसी ऐसी कोई बात जो उनको शायद ये सोच के नहीं आए थे कि कोर्ट पूछेगा या नहीं पूछेगा, लेकिन कोर्ट ने पूछ ही लिया, और चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपने 26 दिन में क्या किया। हाँ, तो कुछ तो किया होता है। सही हाँ, बात है। कुछ तो किया होता कि अगर आपने दिया है कि भाई 2 महीने की बच्चों की हॉलीडे होमवर्क अगर मिले गर्मियों की छुट्टियों में, और बहाना मार दे कि हम बीमार पड़ गए थे, टाइफाइड हो गया था, कुछ हो गया, तो बोलेंगे यार 60 दिन का था, कुछ तो करते। हम्म। अगर उनको हर डेट जो है हमने सुलेख लिखने का या शुक्लेख लिखने का दिया था, तो कम से कम 10 पेज लिख लिए होते। हम्म। 60 दिन की तो तुम 10 पेज भी नहीं लिखे, तो उसका जवाब नहीं दे पा रहे, उसका कोई जवाब नहीं है। हम्म। तो ये मतलब एक तरह से संभावित ये था, मतलब उम्मीद एक उम्मीद थी कि इस तरह हम्म। का कोई जजमेंट आएगा और कोर्ट इसको एक्सटेंड नहीं करेगा, ये एक उम्मीद थी। लेकिन इसमें एक खामी जो अभी तक है, वो टेक्निकल मसला ये है कि वो जो लिफाफा बंद जो उन्होंने कहा, सालवे ने कहा कि ये अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये चीजें हैं और उपलब्ध है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम दे देंगे। हम्म। और जो, लेकिन उसमें ये पता नहीं चलेगा कि किस पार्टी को किस पार्टी ने दी है, मतलब कौन डोनर है और किस पार्टी को कितना मिला। सबसे बड़ी बात है कि ये अभी रह गया, क्योंकि ये मैचिंग का मसला है, टेक्निकल मसला है। तो ये शायद, ये जानकारी शायद अभी नहीं आ पाएगी, उससे पता नहीं चलेगा कि एक्स वाई जेड, मतलब बीजेपी को या कांग्रेस को किस किस ने कितना कितना दिया था, शायद उसकी जानकारी अभी नहीं आ पाएगी। ये थोड़ी सी उसमें शायद टेक्निकल एक दिक्कत आएगी। आप देखिएगा पूरी जजमेंट में, मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि उन्होंने कहा कि ये चीजें तो अवेलेबल है, कोड होता है, नंबर होता है, तो वो जो मैचिंग करने वाला जो है, कि मान लीजिए कि एक ने बॉन्ड लिया है, मतलब और मतलब एक पार्टी ने बॉन्ड खरीद लिया, उसको कैश कराया, तो शायद उस मामले में थोड़ी सी दिक्कत होगी, वो अभी शायद नहीं आ पाएगा, ये फैसले का।
तो जी फैसला जो है स्वागत योग्य है, और मतलब कहीं ना कहीं जुडिशरी ने मतलब इस संवैधानिक पीठ ने फिर से एक बार मतलब तमाम निराशाओं के बीच फिर से एक बार एक उम्मीद जगाई है कि हाँ अभी न्यायालय जो है सक्रिय है और जीवित है और चीजें हैं। लेकिन कुल मिला के जो आप कह रहे थे ना कि मतलब इस सरकार से जो आपका दूसरा जो सवाल था कि क्या सारे दांव उल्टे पड़ने लग गए, देखिए सबसे बड़ी बात है कि 2018 के बाद से एक तरह से आप देखेंगे जैसे एक तंत्रवाद है, मतलब ऐसे लग रहा है कि जो सवाल करे, चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट ही हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर का जो अभी मसला आपने उठाया, तो आप ये देखिए कि अभी कांग्रेस शायद सुप्रीम कोर्ट पहुंची है इस पर कि अभी कोई नियुक्ति ना की जाए चुनाव से पहले। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने याचिका दी है इस मामले में। अब पता चलेगा कि इसमें जब सुनवाई होगी क्या आता है क्या नहीं आता। लेकिन आप ये देखिए कि ये तो मानने की बात है ना कि जिस तरह से हम पहले भी ये बात करते रहे हैं कि जिस तरह से न्यायालयों से उम्मीद थी या जिस तरह से लोगों की उम्मीदें थी उस तरह के फैसले शायद विगत दिनों में उम्मीद के मुताबिक नहीं आए, तो कहीं ना कहीं निराशा लोगों में थी और वो अभी भी है। उस बीच में इस तरह का ये जो फैसला आज आया है या जो पक्ष है उन्होंने भी कोई बात नहीं कही, या उन्होंने जैसे आज फैसला देते वक्त चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले मुझे डिक्टेट कर लेने दीजिए उसके बाद आप कहिएगा अगर बुझाया जाए तो क्योंकि ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि अभी वो पार्टी भी एक तरह से संतोष है। तो ये देखने की बात है आने वाले समय में मतलब क्या किस तरह की चीजें आती है, ये एक बात है जो फैसले से जुड़ी हुई पूरी बात ये लेकिन जो आपने कहा कि जस्टिस लोया का जो मसला आया था और जो चीजें आई थी, अभी आप दो चीजें गौर कीजिए। जस्टिस चीफ जस्टिस पूर्व चीफ जस्टिस जो थे गोगोई साहब, उन्होंने जिस तरह के फैसले दिए हैं और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे पहले याद कीजिए कि जो डेमोक्रेसी और न्यायिक प्रक्रिया और तमाम चीजों की बातें कर रहे थे, और उसके बाद जिस तरह के फैसले उन्होंने दिए और उसके तुरंत बाद मतलब विद इन मतलब सेम केस विद इन फ्यू डेज वो राज्यसभा सांसद बन गए बीजेपी से। इस तरह से कोलकाता हाई कोर्ट के जो जस्टिस है अभिजीत गांगुली गंगोपाध्याय जो है उनका आप देख लीजिए कि उन्होंने मतलब पार्टी छोड़ी और पार्टी छोड़ने के दूसरे ही दिन उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन कर लिया। तो वो ये जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मसलों की बात कर रहे थे और तमाम चीजों की बात कर रहे थे, तो उसमें जिस तरह के फैसले किए और उसके बाद वो जिस पार्टी में गए। मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, मुझे लग रहा है कि शायद किसी का माइक ऑन है, उसके माइक्रोफोन की आवाज आ रही है विघ्नेश भाई के। जी तो मुझे लगता है कि वो उसमें जिस तरह के फैसले आए और अभी जिस तरह से कलकत्ता हाईकोर्ट के अपूर्व न्यायाधीश ने जो बात कही कि मैं बीजेपी के संपर्क में था और बीजेपी मेरे संपर्क में थे, तो क्यों ना कोई संदेह करें। हम ये जी नहीं कह रहे कि न्यायालय की किसी प्रक्रिया में तो संदेह करने का जो स्कोप है, मतलब आप अगर कहें कि आप एक जो विरोधी पार्टी है और उसके खिलाफ सारे सारे भ्रष्टाचार सारी चीजें आ रही है, और वो जो व्यक्ति जो तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में वो पार्टी जो तमाम भ्रष्टाचार से लिप्त लोगों को अपने पार्टी में शामिल करके उनके खिलाफ केस विड्रॉ करना और उन्हें मंत्री पद देना तमाम पद देना, उस पार्टी में आप शामिल हो जाते तो आप पे संदेह क्यों ना किया जाए। जी तो ये मसला तो चल रहा है, तो जुडिशरी में ऐसा नहीं है कि तो चाहे वो और खुद ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि निजी और अभिजीत गांगुली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी बंगाल सरकार पहुंची थी, ठीक है ना, तो उनका केस चल रहा था उसके उसके उसमें भी सुनवाई हुई थी। तो इन्होंने दिया और ये उस पार्टी में चलेगा और चुनाव उनको टिकट भी शायद मिल गया, शायद वो चुनाव वहां वो चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है ना, बहरामपुर से वो चुनाव को टिकट भी दिया गया। तो आप ये देखिए कि ये किस तरह से, और अरुण जेटली जो है उनका एक पुराना स्पीच है उसको देख लीजिए, उन्होंने कहा कि इस तरह की मतलब किसी पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद किसी पार्टी में जाना और पद पाना, तो उससे कहीं ना कहीं पता चलेगा कि पूर्व में दिए हुए फैसले जो प्रभावित थे। तो ये तमाम वो बातें जो इलेक्टोरल उसमें भी हुआ था ईवीएम के मसले में भी यही बीजेपी थी, जीवीएल जी नरसिम्हा की किताब थी डेमोक्रेसी एट रिस्क। हम्म आप ये देखिए कि 2014 के बाद से जब से केंद्र की सत्ता बदली उसके बाद धीरे धीरे आते 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 ना तो आपको प्रोटेस्ट का अधिकार रह गया है, ना आप कोई बात कर सकते, ना सवाल कर सकते, तो ये चीजें दिख रही है, चीजें हो रही है।
और चुनिंदा लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अभी जेएम साई बाबा छूटे हैं तो उन्होंने क्या कहा कि चीजें हो रही है, हालांकि ठीक है, वो केंद्र के पास ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करे और उसमें सुनवाई हो, लेकिन जो उन्होंने आप बीती कही है या उससे पहले स्टेन स्वामी या तमाम जो और लोग हैं, उसमें देखिए कि किस तरह से जुडिशरी, इसलिए जुडिशरी के प्रश्न चिन्ह ऐसा नहीं है कि लोग ऐसे बैठे बैठे उठा लेते हैं। तो जो लोग जागरूक है, जिनके दिमाग और दिमाग की नसें खुली हुई है, जी इस जी बारे जी में जी। सोचते हैं। मैं एक बात और कह के खत्म करूंगा अभी, संदेश खाली की जो बात है, मैं थोड़ा सा उसमें आता हूँ, जो अभी बहुत ज्यादा मैं उस पे नित्यानंद जी, मैं अब इस पे आऊंगा। मुझे लगता है कि एक पूरा चैप्टर हम इसी पे बात करेंगे। ठीक है। तो चूंकि इलेक्टोरल से शुरू कर रहे हैं, बाकी और भी चीजें हैं। विघ्नेश भाई, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, और थोड़ा कैमरे के और नजदीक आ जाएंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, अब आप थोड़ा पोजीशन ले लीजिए। जी जी जी। 6 तारीख को देना था, 4 को अचानक पहुंचे कोर्ट में एसबीआई कि 30 जून तक हो पाएगा, इतना बड़ा जटिल मामला है। ये कहीं उसी तरह का तो नहीं है जैसे ईडी के जो डायरेक्टर थे, क्या बोलते हैं, जो उसके सर्वे सर्वा थे, संजय मिश्रा, अच्छा जी जी। जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी नियुक्ति ही इलीगल है। तो उसके बाद भी मतलब गए कोर्ट में और कहे कि हमें अक्टूबर तक का टाइम दे दीजिए, मतलब 2-3 महीने का और टाइम दे दीजिए। और शायद ये मन बढ़ गया था कि शायद मैंने इसी तरह से कुछ कुछ करके अब टाइम ले लेंगे। तो ये इस मामले में भी शायद यही हुआ होगा। यही सोचे होंगे कि अपने घर के का कोर्ट है, जब मर्जी जो जैसा करवाना होगा करवा लेंगे। अभी गांगुली जी के का जो मसला अभी नित्यानंद जी बोल रहे थे कि वो तो पूरे के पूरे जितने जो ममता सरकार के खिलाफ जो भी उन्होंने जजमेंट दिया होगा या फैसला दिया होगा, वो सभी संदेह के घेरे में आ जाते हैं। तो एक तो ये है कि कहीं वो तो नहीं था कि भाई जब बोल देंगे कि 30 जून तक मिल जाएगा, फिर उसके बाद जब चुनाव हो जाए उसके बाद कौन पूछता है कि कितना पैसा आया कितना नहीं आया। दूसरा कि इससे कोई, अब मान लीजिए कि आ भी गया, पता चल गया कि हाँ इतना पैसा इनको मिला था, कौन कौन, ये भी पता लग जाए कि किस कॉरपोरेट ने या किस व्यक्ति ने उनको चंदा दिया है। तो वो तो सब कुछ हो चुका है, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है क्या? अच्छा सवाल है। अ, देखिए, मैं कहीं और से शुरू करूंगा, 2-3 मिनट का वक्त दे दीजिएगा। तो कि देखेंगे, जब घर में गरीबी हो, राशन का अभाव हो, और किसी दिन कोई अच्छा खाना खाने को मिल जाए, चावल और पनीर की सब्जी खाने को मिल जाए, तो लोग कहते हैं यार आज तो पार्टी होगी। तो कुछ दिनों से, कुछ सालों से हमारे लोकतंत्र की ये हालत हो गई है कि एक छोटा सा भी ऐसा डिसीजन आ जाए या ऐसी कोई खबर आ जाए कि काम जो है, कोई काम संविधान के अनुरूप हो गया, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके हिसाब से हो गया, यही बहुत बड़ी बड़ी पार्टी हो जाती है। से लोगों को, जो जो हालत हो गई है, अचानक से लोगों को लगने लगता है कि आज तो पार्टी होगी, बहुत बड़ा काम हो गया। अब आप देखिए कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव, जो पत्रकारों का ग्रुप, उसने 4-5 दिन हो गए रिवील कर दिया इस बात को कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को
निर्मला सीतारमन जी की मिनिस्ट्री को वो सारे डिटेल दिए हुए हैं। ये सारे डिटेल्स फाइनेंस मिनिस्ट्री के भी पास हैं और एसबीआई ने दिए हैं तो उनके पास भी। आरबीआई के पास भी होने चाहिए, मुझे लगता है कि नेचुरली हम्म। नेचुरली तो जब सबके पास हैं तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वो क्यों नहीं रख रहे थे और जनता के समक्ष क्यों नहीं रख रहे थे? ये तो एक समझना इतना मुश्किल नहीं है इस बात को। हम अनुमान ही लगाएंगे, आ, हम आप कहिए कि एक ठोस डिसीजन, ठोस निर्णय नहीं ले पाएंगे, लेकिन हमें इस बात का तो एहसास होगा कि यहां जो कुछ भी हो रहा है वो संविधान, कानून, जो हमारी लोकतांत्रिक परंपरा है, जो हमारा एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसके जो कायदे हैं उसके हिसाब से नहीं हो रहा। बहुत बड़ा ये निर्णय नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे ऐसे केसेस पेंडिंग हैं या बहुत सारे ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट का वो रुख नहीं दिखा जो दिखना चाहिए था। जैसे कल राफेल के मामले में जो न्यायिक एजेंसी है फ्रांस की, जिन्होंने अपने देश हित में राफेल का मामला जब उनके पास गया था तो उन्होंने ये कह के मना कर दिया था सुनने के लिए कि अभी देश हित में ये नहीं है सुना जाना। लेकिन कल उन्होंने ही उस केस को सुनने के लिए हामी भर दी। एक स्ट्रांग निर्णय लिया, एक स्ट्रांग डिसीजन लिया। तो वैसे स्ट्रांग डिसीजन, अच्छा उसमें जो सम्मिलित देश का मामला है, जिस फ्रांस के अलावा जो देश उससे प्रभावित हो रहा है वो भारत है, वो भारत है। लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखा कि हम ये कह सके कि भाई पार्टी होगी। तो चलिए जितना भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, कम से कम कुछ हो तो रहा है। निराशा की ये स्थिति है जो आम जनता है, जो समझते हैं कि जिन्होंने देखा है एक डेमोक्रेसी को चलते हुए पिछले 70-75 सालों से देखा है, सिस्टम को चलते हुए 70-75 सालों से देखा है, जिन्हें ये आदत पड़ गई थी जब वो कभी उनके साथ कुछ भी ऐसा होता था कि उन्हें लगे कि अन्याय हो रहा है, तो उन्हें कहने की आदत पड़ गई थी कि तुम्हें कोर्ट में देखो, I'll go for justice, I'll sue you। लेकिन वो जो सेंटेंस है वो लोगों के व्यवहार से निकल चुका है। अब इतने कॉन्फिडेंस से कोई नहीं कह सकता है कि मैं आपको कोर्ट में देख लूंगी। तो ये निर्णय बेशक स्वागत योग्य है, लेकिन हमें वो स्थिति लानी चाहिए, एक नागरिक के तौर पे ये मेरा मानना है कि हमें वो स्थिति लानी चाहिए कि ऐसा ना हो कि भरपेट न्यूट्रिशनल खाना खा लिया
तो कहना पड़ जाए कि पार्टी हो गई और बाकी दिन हम भूखे रहे। जी। नहीं, ये तो सही है, लेकिन ये आज मैं देख रहा था तमाम सोशल मीडिया और तमाम जगहों पे, जी। ये शायद बहुप्रतीक्षित का पूरा मसला है। इस पे देख रहा था कि काफी सोशल मीडिया पे लाइव चल रहा था पूरा डिबेट। तो ये इस लेवल पे आ गया मामला कि मतलब हरीश साल्वे को तो बोलने का भी मौका नहीं मिला, मतलब वो सारी जो एडीआर और दूसरे जो आरोप लगाने वाले लोग हैं। तो एक चीज है, दूसरा एक चीज और बात आई थी कि जिस दिन इन्होंने कहा कि अ, साहब आपको 30 जून तक का समय दीजिए, तो उसी समय क्यों नहीं, मतलब कोर्ट ने कहा कि ये तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है। बाद में जब एडीआर और उन्होंने यह कहा कि महामहिम, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ये मजाक उड़ाया जा रहा है, जी। तब शायद महामहिम को लगा कि हाँ यार, ये तो बड़ा गड़बड़ मामला हो गया। जी। तो कई बार इसको सुप्रीम कोर्ट को अमूमन कहा जाता है कि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल। तो वो कई बार लगातार इधर देख रहा था कि वो एक उस भूमिका में नहीं थी, जी। जी। और सरकार को अमूमन सरकार को कटघरे में खड़ी करते हैं या उसके जो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का वही कार्यपालिका है। तो बिल्कुल। कार्यपालिका में जो भी गड़बड़ होगा तो आएगा मामला वहीं। तो बिल्कुल। कहीं कहीं ऐसा भी हो रहा है कि अलग अलग बेंच में कुछ मामले भेजे जाते हैं कि, और लोग सवाल उठाने लगे हैं आजकल कि जी। फलां के बेंच में जाएगा तो अ, पक्ष में आएगा या विपक्ष में जाएगा। जी। 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 तो इस तरह का भी कुछ होने लगा है क्या? देखिए, ये तो तय है कि हम न्यायिक दरिद्रता के दौर में हैं कि जब एक छोटी सी डिसीजन आए और हम कहें कि पार्टी हो रही है। इस न्यायिक, और सिर्फ न्यायिक ही नहीं, वैधानिक हम्म। कार्यपालिका संबंधित हर चीज में, हर 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 क्षेत्र में जब तक बहुत अधिक जनता का प्रेशर ना पड़े तो आपको एक टाल मटोल वाली स्थिति दिखेगी, एक टाल मटोल वाला रवैया दिखेगा। तो जी। अ, ये दरअसल इस दौर में, अच्छा इतना ही नहीं था, इतना ही नहीं था कि एडीआर ने कहा और ये लगभग 80 रिटायर्ड टॉप ब्यूरोक्रेट्स ने लेटर भी लिखा था। हम्म। हाँ, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को लेटर भी लिखा था, चिट्ठी भी दी थी अपने हस्ताक्षरों के साथ कि ये कोर्ट की अवमानना है। तब जाकर के ऐसा आदेश आया है। तो अगर, सही बात है, आपने सही कहा कि अगर यही जो मांग है वो सुप्रीम कोर्ट उस दिन रख देती जिस दिन, हालांकि मेरे ख्याल से 2 दिनों बाद, उस हियरिंग के 2 दिनों बाद लेटर लिख करके एसबीआई ने ये कहा था कि हम अभी फर्निश नहीं कर पाएंगे, 16 हफ्ते का वक्त है। नहीं नहीं, वो तो 6 तारीख को था वो मामला, जी। और 4 को गए थे कि नहीं दे पाएंगे, तो हमें वक्त चाहिए। तो एक तो ये हो गया कि ये जो पूरा मसला है, अभी भी 15 तारीख। हाँ। अभी भी ये बात तो नहीं उठी ना कि फिर रिपोर्टर्स कलेक्टिव के उस रिपोर्ट में जो खुलासा किया गया है कि वित्त मंत्रालय को उन्होंने वो लिस्ट सौंपी है, हम्म। तो वो मामला क्यों नहीं उठा, ये समझ से नहीं नहीं, परे वो नहीं। तो जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, जी। इसको लेके जो गए थे, जी। पिटिशनर जिनको कहेंगे, तो कृष्णा जो। आज तो पूरा मुखर होके पूरा जो बेंच है उसने ही पूरा हमला बोल दिया। हरीश साल्वे बहुत नर्वस दिख रहे थे कि जी।
ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम चीजें हो जाएंगी। तो मेरा तो ये था कि जो पहले इन्होंने तो ना एक इलीगल अपॉइंटमेंट को लेके जब कोर्ट ने कह दिया कि ये लीगल है, उसके जी बाद उसी व्यक्ति के लिए इन लोगों ने कहा कि 2-3 महीने का टाइम दीजिए, तब तक हम नया कुछ ले आएंगे। जी तो जी उस इलीगल व्यक्ति के कार्यों की समीक्षा होने की जगह, जी जिसने वो किया होगा जितने देश जब से अपॉइंट था और जब तक था, जी 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 उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने उनको मतलब एक्सटेंशन भी दे दिया। तो जी इस पे भी, वो हाँ, वो तो कहीं बड़ी उससे मन तो नहीं बढ़ा हुआ था। नहीं नहीं, देखिए सिर्फ उतना ही नहीं हुआ है। कल हम लोगों ने चर्चा की थी, चीफ सॉरी इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल जी का जो अपॉइंटमेंट था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि उन्होंने टिप्पणी की थी कि ये अपॉइंटमेंट जो है वो उसके लिए सही प्रोसीड्यूर नहीं अपनाया गया है। हम्म। तो अब क्या चीफ अब क्या इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल जी के कामों की भी समीक्षा नहीं की जानी चाहिए? एकदम की जानी चाहिए। तो ऐसे ऐसे तभी मैंने कहा कि न्यायिक दरिद्रता के दौर में हम हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट खुद से मुखर हो। देखिए, टिप्पणी करना एक बात है और निर्णय करना दूसरी बात। टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट से माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय का बहुत अच्छी टिप्पणियां आई हैं पिछले 1 साल में, 1.5 साल में। उनकी टिप्पणियां सही में स्वागत योग्य होती है, लेकिन निर्णय में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। निर्णयों में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। वो ऐसा लगता नहीं है कि जो निर्णय आ रहे हैं वो निर्णय उनकी अपनी ही जो टिप्पणियां हैं उसके साथ मैच कर रही हैं, उनके साथ हम्म। उनका तारतम्य स्थापित हो रहा हो, ऐसा नहीं लगता। जी। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसका जो भी निर्णय आया है आज 15 तारीख को तो पता लग जाएगा। जी इस बीच में भी कुछ होने की संभावना है कि सही चीज ना परोसी जाए, या उसमें भी कुछ करके और इसको फिर से टालने की कोशिश हो, मतलब जिस तरह की रवैया रहा है। नहीं नहीं, नित्यानंद जी ने जैसा बताया कि अभी भी ये चीज वो प्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला, जी। किसने दिया, किसको कितना मिला, ये हम्म। स्पष्ट रूप से आ जाए। आ, मुझे नहीं लगता, जिस तरह का रवैया है, मुझे नहीं लगता कि वो आ, उतने स्पष्ट तरीके से आ पाएगा। हाँ, वो यदि फिर। यदि यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अड़ जाए कि आपको स्पष्ट तौर तौर पर, और वो भी अड़ने के लिए भी अगली हियरिंग चाहिए, अ, हम्म। फिर से प्रोसीड्यूर लंबा जाएगा, कि स्पष्ट तौर पर आपको बताना पड़ेगा किसने किसको कितना दिया। जी। नहीं, अभी एक बात और आ रही थी, कुछ पत्रकार लोगों से बात हो रही थी। तो जी कह रहे थे कि भाई देखिए, ये एनालिटिक्स या एनालिसिस करके पता लगाया जा सकता है कि किसने दिया, और उससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि उस बीच में उनको क्या फायदा मिला, किसको फायदा पहुंचाया गया सरकारी स्तर पे। तो जी उससे भी जी एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस पे। तीसरा एक चीज और है कि इसमें एक कानूनी जो पूरी एक का एक मकड़जाल था, जी वो ये बताया जा रहा है कि कोई भी खरीद ले, किसी को दे दे, वो तीसरा आदमी जाके पार्टी को दे दे। जी तो जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, सपोज करिए कि हिम्मत सिंह की कंपनी है। जी 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 मैंने अपने कर्मचारी को कहा कि तुम्हारा एसबीआई में खाता है, जी जाओ तुम जो है ये पैसा लो, एक बॉन्ड खरीद के ले आओ। वो बॉन्ड खरीद के ले आया, मैंने अब वो तो ले आया, या मेरा कोई जानने वाला उसको बोल दिया, हमें उसके खाते में डाल दिए, ये सब चीजें हुई। फिर वो तीसरा आदमी को भेजा कि जाइए फलाने पार्टी को आप दे के आ जाइए। तो वहां जो नाम आएगा, मतलब ऑफिशियल जो नाम आएंगे, उसमें हिम्मत सिंह तो कहीं नहीं दिखाई देंगे। जी
तो लेकिन हिम्मत सिंह बता देंगे कि हाँ जी फलाने आदमी को भेजा है। तो इसमें तो ये तो पता लगाया जा सकता है कि भाई फलाने, उसके बाद हमें क्या, हिम्मत सिंह को क्या क्या बेनिफिट होने शुरू हुए। तो कुछ तो मतलब नियर एंड डियर हिस्सा ही तो कराएगा कोई। जी देखिए, ये पता तो लगाया जा सकता है, लेकिन पता हम्म लगाने के इस प्रक्रिया के बीच में लोकसभा चुनाव गुजर जाए, बस इतनी ही इच्छा है हम्म हम्म सत्ताधारियों की। हम्म। तो ये संभव होता दिख रहा है। जी। हालांकि कुछ केसेस तो ऐसे खुल के भी आ गए कि तेलंगाना के एक रिटायर्ड जस्टिस थे, जिन्होंने अपने दो पोतों को अमेरिका में नौकरी दिलवाने के लिए किसी आरएसएस के व्यक्ति को अ, के कहने पे 2.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। अच्छा। बाद में बाद में उन्होंने ये चीज, ये बात रिवील कर दी, इसका खुलासा कर दिया कि हम्म आरएसएस के किसी व्यक्ति ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरे दो पोतों को अमेरिका में नौकरी दिलवा देंगे, जिसके हम्म। एवज में उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के लिए मुझे कहा, और मैंने खरीद करके दिया। तो कुछ ऐसे भी केसेस। जी। ये हाँ, तो लेकिन ऐसे केसेस का भंडाफोड़ जल्दी हो सकता है जिसमें ईडी ने कहीं पे छापेमारी की हो, और अगले ही दिन वो कंपनी, उस कंपनी का व्यक्ति या उसका कोई स्टाफ या उससे संबंधित कोई व्यक्ति हम्म। क्या करके इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदता है। नहीं, एकदम ये तो सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा जो सवाल था कि चाहे जो भी हो, मतलब आपने भी कहा कि जैसा भी है पार्टी बन गई टाइप का, जी और इसका अभी जो इलेक्शन सर पे आ गया है, जी तो उसका कुछ असर पड़ेगा क्या, मतलब खास करके विपक्ष को या इंडिया अलायंस को हमला जी। करने के लिए। कोशिश तो देखिए, सत्ताधारी दल की कोशिश तो यही रहेगी कि ये असर ना डाल पाए। हम्म और जो संवैधानिक ताकतें हैं, जो जिनका संविधान में यकीन है, ऐसे लोग जो उनकी भी ये कोशिश रहेगी कि ये लोकसभा चुनाव तक इस बात का खुलासा हो। तो हम्म अ, अब देखना ये होगा, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फाइनली होता क्या है। जाहिर है कि सत्ताधारी जो ताकत है वो बहुत स्ट्रांग होती है, उनके खिलाफ उठने वाले आवाज कमजोर होते हैं। नहीं, सत्ताधारी की तो आप सही कह रहे हैं। और हाँ, लेकिन लेकिन मैं एक चीज लेकिन और चीज जानना चाह रहा हूँ। जी स्टेट में जो सत्ताएं हैं, चाहे टीएमसी की हो, चाहे उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा की हो, या साउथ के जितने हैं, वो लोग मतलब सत्ता तो उनके हाथ में भी है, जी जी लेकिन जी वो लोग भी रोते हैं, रो जी रहे जी हैं कि हमारा हिस्सा नहीं दे रहे हैं या हमारे ऊपर। तो सत्ता का मतलब तो केवल और केवल केंद्र सरकार की सत्ता की बात कर रहे हैं, या जो भी सत्ताएं होती हैं, चाहे कांग्रेस की सत्ता हिमाचल में हो या कर्नाटक में हो, वो भी वही खेल करेगा जो बीजेपी करती है, या कोई देखिए, अंतर भी है इनमें। नहीं नहीं, देखिए, आज सत्ता का मतलब केंद्रीय सत्ता हो गया है। हम्म तो जो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप थे, जो सेंट्रल स्टेट में पावर का बैलेंस था, वो सब तो कब का बहुत ही क्षीण हो चुका है, बहुत ही कमजोर हो चुका है। जी। स्टेट्स कमजोर हो चुके हैं, हमारे जो प्रोविंसेस हैं वो कमजोर हो चुके हैं, जबकि हमारा सेंटर काफी मजबूत हो चुका है। आप आए दिन सुनते होंगे कि जो जीएसटी का हिस्सा है स्टेट्स का, वो भी उन्हें हम्म सही वक्त पे
प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है। बंगाल में लगातार ये मांग उठ रही थी और बहुत सारे स्टेट्स में ये मांग उठ रही थी कि जो मनरेगा का पेमेंट है वो तक रोक के रखा गया। जी और जी। ममता बनर्जी तो ये इल्जाम लगा रही थी कि वो डेस्परेटली रोक के रखा गया। तो सत्ता का मतलब डेलिबरेटली, सही है। डेलिबरेटली कह रहे हैं जी। सॉरी। तो हाँ, नहीं, नित्यानंद जी चूंकि वहीं से हैं, अभी कलकत्ता में हैं, और चूंकि कल वहाँ ब्रिगेड ग्राउंड में बड़ी रैली थी तृणमूल कांग्रेस की, कवर भी कर रहे थे। और बंगाल में जब भी चुनाव का जब मौसम होता है उस समय ध्रुवीकरण करने की, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करने की बड़ी कोशिश भी होती है। और कई बार कोशिशें उल्टी पड़ जाती हैं। लेकिन चूंकि ये गए भी थे, क्या नाम है, संदेश खाली को लेके एक बहुत बड़ा बवाल मचाया गया और तमाम चीजें हुई है। हालांकि उससे ज्यादा जघन्यतम कृतियां, कुकृत्य जो है इन राज्यों में भी हुए हैं जिनके ये लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं। तो अ, नित्यानंद जी, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। तो जी जी। आप, हाँ, तो आप बताएं कि एक तो पूरा इंडिया अलायंस से में रहेंगी, फिर अचानक कहती हैं कि नहीं रहेंगी। अब तो उन्होंने माने कैंडिडेट भी घोषित कर दिया। तो मतलब वो जो गाना है, कभी तो तुमसे क्या है, वो छुपाएं कभी तुम्हें से बताएं, कुछ इस तरह का एक गाना है, मुझे क्या हो गया है। तो मतलब दिल का हाल, हाँ। हाँ, बताएं कभी उसी से छुपाएं। तो ये जो खेल है ममता बनर्जी कर रही हैं, तो केवल और केवल वो मतलब अपने स्टेट तक तो देख रही हैं, लेकिन यदि इनके आ भी जाते हैं और फिर से बीजेपी आ जाती है, फिर से केंद्र में बीजेपी आ जाती है, तो इनके जितने भी एमपी या कुछ भी हैं वो क्या कर पाएंगे। तो एक डर क्या है उनका, पहला तो। दूसरा, संदेश खाली का पूरा मामला क्या है, थोड़ा इस पे अभी तो जो कुछ भी उसके नाम पे आ रहा है वो केवल और केवल सरकार समर्थित जो मीडिया है उसकी ओर से ही ज्यादा चीजें आ रही हैं। तो एक निष्पक्ष या जन पक्ष कहिए, निष्पक्ष तो कुछ होता नहीं है। तो वो क्या मसला है, थोड़ा इस पे हमें बताएं तो अच्छा रहेगा। नहीं, मैं उसमें बात करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा जो आप पहले बात कर रहे थे ये इलेक्टोरल फंड वाले में, तो उसमें एक चीज मैं जोड़ दूं हम्म कि देखिए किसको कितना मिला, ये तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है कि 6,000 करोड़ के करीब करीब जो मतलब जितना टोटल फंड है उसका 50% बीजेपी को मिला और बाकी पार्टियों को जो मिला अमाउंट तो सामने है। मसला आप किसने किसको दिया, दूसरा जो आप कह रहे थे, जो विघ्नेश सर कह रहे थे, वो ये है कि देखिए कि हर एक इंडिविजुअल का केवाईसी है, सबका हम्म नाम भी है और वो फॉर्म भरे गए हैं, उसका एक नंबर है, उस नंबर को खाली इन्हें डिकोड करना है, जो अल्ट्रावायलेट उसमें दिखता है, जैसा भी उनको करना है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये कोई ऐसा नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि वो ना हो पाए। और जो बैंक चलाते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। मैं अपने कमरे में मेरी रैक में कौन सी किताब मैंने कहाँ रखी है, लंबे समय के बाद हो सकता है भूल जाऊं, लेकिन सब कॉन्शियस में रहता है कि कहाँ पे किस तरह की किताबें मैंने रखी हुई, तो मैं खोज के निकाल ले, है ना। तो अगर मेरे कमरे में अगर 500 किताबें रखी हुई हैं तो मैं ये जानता हूँ कि कहाँ मैंने वो फाइल रखी होगी, किस लाइन में नहीं होगी, तो नीचे वाले लाइन में मुझे मिल ही जाएगी। पहली बात तो ये। तो ये है कि किसको कितना फंड मिला ये तो तय है, वो तो आ गया सामने। अब दिया किसने लिया किसने उसका ऑलरेडी केवाईसी सबका हो गया। हालांकि इन्होंने जो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन वाला जो है वो उसको हटा लिया पीडीएफ को, ठीक है, वो बैंक का अधिकार। तो जो आप बात कर रहे थे बस उसमें से मैं मेरे को ये जोड़ना था कि उसमें ये आप जो आप बात कर रहे थे कि टीएमसी और इसका जो आप गाना गा रहे थे कि तुम्ही से मोहब्बत और तुम्ही से वो, तो क्या नाम है, जुदाई मुझे ऐसा क्या हो कुछ है। गया है, हाँ। तो उसका अर्थ ये है कि हाँ, तो उसका ये है कि आपको ये याद रखना चाहिए कि बहुत सिंपल साइंस है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। कांग्रेस को अगर बर्बाद करने के लिए, जो करने के लिए उनकी पार्टी के अंदर तमाम लोग हैं, वो आए दिन आप देखते रहते हैं
और ये कोई कांग्रेस समर्थक भी होगा तो वो भी ये बात कहेगा कि हाँ बहुत है। अधीर रंजन चौधरी जिस तरह की स्टेटमेंट लगातार देते रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, और उस स्टेट में है जहाँ उसका राज्य है, जहाँ उनका रूल है, अधीर रंजन चौधरी जिस तरह की भाषा में और जिस तरह की चीजें ये सीपीएम और उसके साथ मिलकर लगातार ये ममता के खिलाफ हमला बोलते रहे, जबकि वहां मीटिंग चल रही थी पटना में, तब भी अधीर रंजन चौधरी यही बंगाल में टीएमसी के खिलाफ हमला बोल रहे थे। तो ये पार्टी पॉलिटिक्स है, पहली बात तो ये आपको जानना है। दूसरा है कि ये यूं ही घोषणा नहीं हुई थी, क्या ईगो प्रॉब्लम थी, क्या वो जो आला कमान है उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को क्यों नहीं मना किया? आज भी अधीर रंजन चौधरी ने अभी कहा कि ममता आ जाए, अभिषेक आ जाए, खुल के सामने आ गए। तो ऐसा नहीं लगता कि अधीर रंजन चौधरी ने पार्लियामेंट में भी अपनी पार्टी को कई बार नीचा दिखाया, जो सब लोग वाला बोला कि ये बदल दिया गया, वो बदल दिया गया। तो अधीर रंजन चौधरी को ये पता होता है कि वो कहाँ क्या बोल रहे हैं, ये पता होता है पहली बात। तो राजनीति में होता है क्या कि जब आपको गठजोड़ मतलब गठजोड़ करनी है या गठबंधन बनाना है, तो उसकी कुछ शर्तें होती है या मिनिमम एक गोल होता है जिसमें आप जाके सहमत होते हैं। तो ये दोनों पार्टियों की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ चीजें होंगी, और डेफिनेटली जो सत्ता में है उसका अपना ईगो होगा और वो अपना सब कुछ चाहेगा। कांग्रेस का देखिए वैसे भी वोट बैंक लगभग लगभग यहाँ पे है ही नहीं, खत्म। जब गठबंधन बना नहीं तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, गठबंधन की तो घोषणा ही नहीं हुई। पहली बात है कि वही ब्रिगेड ग्राउंड से उन्होंने इतने 42, लेकिन कहीं ना कहीं आ, मोदी की एंट्री के बाद और ये जो संदेशकारी जिस तरह से इनके प्रायोजित मीडिया ने जिस तरह से चीजों को किया है, तो कहीं ना कहीं बैकफुट में, क्योंकि उसके बाद इनको न्यायालय से, कलकत्ता हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी टीएमसी को ये झटका लग चुका है, उसमें कोई राहत इनको नहीं मिली कि आपने पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया। और मतलब कई सारे सवाल उसमें उठते हैं कि आपने अनदेखी की है और चीजें वैसी होती रही है, तो उसमें ध्यान नहीं दिया, और ये राज्य सरकार कहीं ना कहीं उसमें एक तरह से बैकफुट पर। उसका एक और कारण है कि देखिए कि जो 42 नाम आए हैं उसमें अभी 11 जो है वो सीटिंग इनके विधायक है, 11 नाम है जो ऑलरेडी विधायक है, उनको लोकसभा के लिए टिकट दिया है। उसमें से 3 तो ऐसे हैं कि जो बीजेपी से लौट के आए हैं, उनको टिकट दिया है इन्होंने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक वो है। और जब देखिए कि आप समंदर में हो और बहुत बड़ी मछली आए, तो कितने भी साहसी आप हो तो कहीं ना कहीं एक डर रहता है, तो मुझे लगता है कि वो डर साफ दिखता है। लेकिन हालांकि जो ममता संदेश खाली से अलग जो है, वो जो उनके जो ये जो बीबीसी कह रहे थे और बार बार राज्य सरकार कह रही थी कि भाई यहाँ पे आवास योजना के पैसे रुके गए हैं, पिछले पिछले 3 सालों में कल भी अभिषेक ने कहा वही मंच से कि उन्होंने चैलेंज किया कि मंच आपका, चैनल आपका और आपकी पार्टी से कोई भी आ जाए और मैं बात करता हूँ कि आप मुझे दिखा दीजिए कि 3 साल में कितना पैसा आपने दिया। आपने एक पैसा नहीं है, झूठ पहले। दूसरी बात है जो संदेश खाली का आप कह रहे थे कि देखिए संदेश खाली में अभी तक जो चीजें आई है वो अचानक से एकदम से उभर गया, एकदम से अचानक कोई भी चीज हुई है एकदम से अचानक वो चीजें आई हैं। दूसरी बात है कि उसमें जो कथित रूप से जो पीड़िता हैं, जो चीजें हैं उनमें बहुत कम गए हैं, और उसमें पुलिस में रिपोर्ट और तमाम चीजें जो है उसमें पुलिस की भी गलती मानी जा रही है। अब उसकी जांच चल रही है, तो उसमें बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं है, लेकिन पोलराइजेशन का ये हुआ है और उसमें हिंदू मुस्लिम एक एंगल देने की कोशिश भी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं, विशेषकर ममता जी या तमाम जो है, वो मणिपुर की बात कर रही है। आप ये देखिए आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में जो खबर है, गवर्नमेंट का डेटा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में प्रतिदिन 6 महिलाओं का बलात्कार हुआ है गुजरात, प्रतिदिन। ये आज आप देख लीजिए, वो मैंने लगा भी रखी है शायद, है ना, उसको आप देख लीजिए। और आप इसको करेंगे ना कि 6 women raped इन आई मीन एवरी डे इन गुजरात इन फाइनेंशियल ईयर 2023, आपको गूगल में भी मिल जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया की लीड खबर। तो इससे पहले खबर आई थी 40,000 महिलाएं 5 वर्षों में गुजरात से गायब हो गई है, जिनका पता नहीं चला। 40,000 कम नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये एक्चुअली मीडिया हाइप ज्यादा है। केस जो है, केस हुआ है, अपराध हुआ होगा, उसकी जांच करने के लिए एजेंसियां हैं, अदालत है या जो भी है, जैसा भी है वो उसकी जांच होगी। लेकिन जब जांच करने वाला एक तरफा हो, जो मैंने कहा ना कि जब एक तंत्र की बात है कि हम ही जांच करेंगे, और मान लीजिए कि कल को यही अगर, क्या इसकी गारंटी है कि कल को ये जो गिरफ्तार हुआ या जो दोषी है अगर ये कह रही है बीजेपी के शरण में जाने के लिए, जैसे मुकुल रॉय और पहले भी ये जो अजीत पवार वगैरह तमाम लोग जो गए हैं, कल को यही व्यक्ति कह दे कि मैं आपकी पार्टी में आऊंगा, मैं वहां की सीट आपको जिता दूं, तो क्या बीजेपी नहीं लेगी? इसकी गारंटी है? बीजेपी ने तो नीतीश को भी कहा था कि इसके दरवाजा बंद हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री हैं, अच्छी बात है, तो गठबंधन हुआ, तमाम चीजें डीएनए तक बात पहुंच गई, ले लिया। तो तमाम ऐसे जिनको इन्होंने भ्रष्टाचारी कहा, जिनको अपराधी कहा, वो सभी लोग आज किस पार्टी में, या उस पार्टी से धुल के बाहर आ गए। हेमंत विश्व शर्मा पे कोई केस नहीं है। तो संदेश खाली की जो बात आप कह रहे हैं, वहां पे डेफिनेटली ये मतलब कुछ ना कुछ हुआ है। और मतलब ये जो अगर महिलाएं आई हैं, मेरा ये मानना है कि अगर महिलाएं कोई शिकायत करती हैं, चाहे पक्ष की हो विपक्ष की हो, उसकी जांच नहीं, होनी वो सही बात है, अपराध हुआ है तो उस पर जांच होनी चाहिए। उसकी जांच होनी लेकिन चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये हाँ, लापरवाही अपने हुई अपराध है को राज्य चुप्पी क्यों सरकार से। साध रहे हैं? हाँ, जी। कहीं ना कहीं राज्य सरकार से ये खूब यहाँ हुई है, लेकिन वो उस पैमाने पर नहीं है जिसको हाइप दिया गया। जैसे मणिपुर की घटना को बाकी मीडिया ने दबा दिया, या अभी जैसे गुजरात की ये जो केस है, ये जो मैंने कहा ना कि 44,000 वाली खबरें जो आई थी, तो गवर्नमेंट की डेटा थी, 40,000 महिलाएं गायब हुई है, या ये जो पर डे जो मतलब 6 महिलाओं के साथ दुष्कर्म रोज हुआ है, वो उसको नहीं दिखाते। ये आज की जो सुप्रीम कोर्ट ने जो उस दिन जो ये जो दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड वाले में, क्या ये जो मीडिया आज कोने कोने में घर घर के, मैं अभी गया था रायबरेली में, आपको बता रहा हूँ, मैं वहां पे किसी परिचित के घर गया और मैंने देखा कि वो उसकी पत्नी कह रही थी कि रिपब्लिक टीवी देखता रहता है और ये सोता नहीं है, ये यही देखता रहता है। तो मैंने उसे कहा कि आप इतना टीवी देखते हो, आपको सर दर्द नहीं होता? उसने कहा कि नहीं, ये बहुत निष्पक्ष खबर दिखाता है। तो ये जो सोच दी गई है, जो परोसा गया है कि जिस तरह रिपब्लिक टीवी का आप जान रहे हैं, रिपब्लिक बांग्ला देखा, समझ गए। उसके बाद वो दूसरी चैनल देख रहा था, जी न्यूज, या फिर वो आज ये जो सुधीर चौधरी टाइम के जो जितने भी लोग हैं इस तरह, तो आप जानते हैं कि उनका प्रेजेंटेशन क्या हो, ये तो ये एक तरह से मैनेज है कि आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या करना है। तो जो लोग आज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जांच नहीं हो रही, या उनके घरों में बुलडोजर नहीं चलाए जा रहे हैं, और कहाँ से आ गया ये जो डेमोक्रेसी नहीं, ये बुलडोजर न्याय कहाँ से आ गया, किसकी देन है? तो ये बहुत सारी बातें देखी जाएगी, तो पूरी तरह से चलेगी। इलेक्ट्रल बॉन्ड हो या दूसरी तरह की चीजें हो, या जो धमका के ईडी के छापे मरवा के 350 करोड़ रुपए जिनको जिस पार्टी को मिला हो, तो आपको नहीं मालूम है कि वो पार्टी किस तरह से, कहाँ से ऐसी चीजें रैली करवा रहा है, कहाँ से उसका पैसा आ रहा है, इसका इसके बारे में कोई छानबीन होती है? कोई एजेंसी जाती है? नहीं जाती। जी। तो ये पूरी तरह से समझ में आ रही। मैंने पहले भी आपको कहा है कि भारत में लोकतंत्र की बात करते तो लोकतंत्र कितना बचा हुआ है व्यवहारिक तौर पे, ये देखने की बात नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिस बंदे को, है जी। वो उसका बैकग्राउंड कह रहे हैं कि वह टीएमसी का मेंबर था। हाँ, वो टीएमसी में है। देखिए, वो पहले कम्युनिस्ट पार्टी में था, वो ईट भट्टे में और काम करता था, बाद में वहां पे ठेकेदार बना, मजदूरों से जी। काम कराया, और उसने ज्वाइन किया था। वो शुरू में वो अपने मामा के जरिए, उसके मामा सीपीएम में थे, वो हाँ, हाँ। सीपीएम में आया, कम्युनिस्ट पार्टी में आया। फिर जब कम्युनिस्ट पार्टी का जब पतन शुरू हुआ, तो वो उसने भागते हुए 2012 में उसने सीपीएम को छोड़ा। उस वक्त भी उस पर आरोप थे जमीन कब्जाने का और इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। जी, जी। और उसके बाद ये टीएमसी में आया, फिर वहां से जीता और वहां का बड़ा नेता बन गया। जब और वो क्योंकि जिस रिलीजन से है, मुस्लिम एरिया है, तो मुसलमानों की संख्या और तमाम चीजों के, लेकिन उसमें एक वो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ के हिंदू लोगों ने वोट नहीं दिया, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला एंगल यहाँ नहीं था। जरूर एक हम्म केसेस हो रहे थे, जो केसेस अभी ये सामने कितनी आए। दूरी पे है, कलकत्ता से कितनी दूर पे है ये मामला? ये अगर मुख्य और कलकत्ता अब से आप माने पॉपुलेशन तो 60 की, ये मुख्य रूप से कितना मानो होगा? तो 80 किलोमीटर है। मैं वाह। अभी जिस जगह पे हूँ, यहाँ से ये 60 किलोमीटर, ठीक है। हम्म तो 60 किलोमीटर, लेकिन अच्छा। उसको वहां पे जाने के लिए आपको 2 नदियां पार करनी पड़ती है। 2 नदियों को, सुंदरबन की नदियां वो हैं। क्या बांग्लादेश के बॉर्डर पे है क्या ये? हाँ, वहां से बांग्लादेश का बॉर्डर करीब है, खुलना रोड यहीं से जाता है, आगे जाके हम्म बांग्लादेश पड़ता है। हाँ, जी, जी। और 20, 25, 30 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश है। वहाँ तो पॉपुलेशन कितनी है, या उसका दिखा के क्या पूरे बंगाल में पोलराइजेशन करने की स्थिति में है मामला, या टीएमसी ने जिस तरह का नहीं, अभी किया है पूरा, पूरी वो पोलराइजेशन कितने पूरे देर तक राज्य में नहीं टिकेगा ये? होगा। पूरे राज्य में पोलराइजेशन तो जहां जहां होना था, वो काम बहुत पहले शुरू हो चुका, वो पहले हो चुका है। हम्म अब इस मसले पे पोलराइजेशन होने की संभावना कम इसलिए है कि लोगों को अब ये लग रहा है कि सरकार भ्रष्टाचारी और जो चीजें हैं, और हम्म उसमें ये बताया गया कि जो विक्टिम है, जो पीड़िता है, कथित रूप से जो पीड़िता है, वो सब एक दूसरे समुदाय के हैं, और अपराध करने वाला एक सिख समुदाय का है, हम्म मुसलमान। तो ये खेल चल रहा है। हालांकि ये खेल बंगाल में तो बहुत ज्यादा मुख्य उसमें नहीं चल पाएगा, इसलिए वो इस बात को जानते हैं। लेकिन जो सरकार की दुराचार और उसकी बात है, तो उसमें लोग कहीं ना कहीं ये है कि सरकार ने इसमें पहले वो नहीं दिया। एक और बात, जो
ये जो 5 किलो अनाज वाली बात। हम्म, तो कहीं ना कहीं ये टीएमसी सहित जो है तमाम जो विपक्षी कांग्रेस इन पर्टिकुलर, वो लोगों को ये नहीं समझा पाए कि जो अनाज का जो जो मतलब राइट टू फूड जो है, भोजन का अधिकार, ये इनकी दी हुई है। ये इसके लिए कानून इन्होंने पास करवाया था और ये नागरिक का एक कानूनी अधिकार है। उसमें से 2 रुपये 3 रुपये हटा के और पेट्रोल डीजल और गैस से वो सारा पैसा वसूल करके 5 साल के लिए आपको फ्री 5 किलो अनाज देने की जो बात की है मैंने स्कीम है ये। हाँ, हाँ ये स्कीम है, इसकी भी जो गारंटी कोई जुबानी, इसकी कोई कानून नहीं है। लेकिन जो हम्म, जो यूपीए सरकार जो लेके आई थी, उसकी तो वो तो गारंटी है। मतलब ये अगर खत्म कर दो तो उसके बाद भी आपको 3 रुपए किलो चावल तो मिलेगा, राशन तो आपको मिलेगा। 2 रुपए तो आपका कानून बना के उन्होंने दिया कि आप भूखा नहीं मरेंगे। अगर आपके जेब में 3 रुपए है तो आपको चावल मिल ही जाएगा, है ना। तो ये तो जी जी। राइट टू फूड का ये अधिकार दे दिया, तो ये तो आजीवन आपको आपके लिए कानून बना। लेकिन उसी कानून का नाम बदल के इन्होंने अपने नाम पे कर लिया कि मैं मुफ्त दे रहा हूँ, मुफ्त दे रहा हूँ, मुफ्त दे रहा हूँ। एक तरफ ये 85 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल दे रहे, उसके बाद ये कह रहे कि अब देश में जो है नीति आयोग की रिपोर्ट है कि सिर्फ 5 करोड़ लोग गरीब रह गए। तो 5 करोड़ लोग अगर गरीब रह गए तो बाकी 75 करोड़ कहाँ कहाँ कुआं बनाते नहीं नहीं, हैं। वो एक चीज और जानना है कि भाई वो क्या क्राइटेरिया है जिसपे गरीबी और अमीरी की बात वो कर रहे हैं। हाँ, वो 27 रुपए और कमाने वाला जो 27 रुपए कमाता है वो अमीर है। 27 रुपए तो सुपर नहीं, जो तो कमाता है ये पर डे। ये तो मुझे लगता है कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं या जो भी काम करने वाले हैं, उनको 27 रुपये से ज्यादा नहीं देना चाहिए पर डे के हिसाब से। हाँ, उसमें वो हाँ, लोग आराम से भाई वो अमीरी वो की श्रेणी में आ जाए। जनरल कैटेगरी को जो इन्होंने वो नौकरी में जो आरक्षण दी थी, उसमें क्या बोला था कि जो सालाना जो 8 से 10 लाख का कुछ ऐसा था, 8 या 10 लाख का कुछ एक होता था, उसको मिलेगा। तो अगर सालाना वो 8-10 लाख रुपए कमा रहा है तो हम्म, उसको भी, इसको उन्होंने उसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के श्रेणी में रखा था उसमें। वीकर सेक्शन, हाँ वीकर। हाँ, विकर सेक्शन तो आप खुद ही ये चीजें हम लोग जो तीनों लोग बैठे हुए हैं, हम लोग जान ही रहे हैं कि क्या क्राइटेरिया क्या है। नहीं, मैं एक बात जो आप लोगों का सुन रहा था विघ्नेश सर को, उसमें मेरे दिमाग में था, मैं बात कह दूं कि जो आप वो जो कह रहे थे ना कि ईडी के डायरेक्टर के लिए क्या, हम्म, उसमें देखिए कि वो अ, अदालत का फैसले था, वो मेरे ख्याल सिंगल या डबल जजों के बेंच का था, पीठ का था। ये संवैधानिक बेंच है इलेक्टोरल बॉन्ड वाला। जी जी जी। इसको याद रखिएगा, इसको वो करना इतना सहज नहीं है, क्योंकि ये संवैधानिक बेंच का फैसला है। तो इसमें वो चीज नहीं कर पाएंगे जो चालाकी वहां से की थी या जिसमें वो रिबेट दे दी थी। तो यहाँ पे अगर होगा तो 5 जजों की पूरी सहमति चाहिए, है ना। हम्म, तो ये तमाम देखिए, मैं बात कुल मिला के जो हम कह रहे हैं कि जो जुडिशरी जो फ्रांस में जो रफाल के उसमें उनके देश में फ्रांस में रफाल के बारे में केस हो गया, उन्होंने खुद ही केस कर दिया रफाल के खिलाफ जो है, उस मामले में मामला दर्ज हुआ है। लेकिन यहाँ तो कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी कि कोई कुछ नहीं है। ठीक हम्म। है। तो ये तमाम चीजें, अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो एक ऑटोक्रेसी की बात जो चल रही है या लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि झूठ है पूरी तरह से, नहीं नहीं, वो सवाल तो तो है, उसका वो है। तो सब कुछ दिख रहा है। विघ्नेश भाई। जी 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 जी। जी तो कहते हैं कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। तो इधर अनंत अंबानी की शादी हो रही है। क्या बोलते हैं, एक पत्रकार हैं, क्या वो एंकर हैं, वो हाथी वाली खिचड़ी भी खा के चख के देख रहे हैं कितना स्वादिष्ट खिचड़ी खिलाई जा राहुल कंवल है, रही। जी एडिटर है जी। आज तक। हाँ, तो वो चख के भी देख रहे हैं कि देखिए अब हाथियों को भी इस तरह की चीजें खिलाई जा रही है। 74 करोड़ शायद लिया रिहाना ने। बाकी जो डांस वांस कर रहे थे उन्होंने भी कुछ करोड़ से कम तो लिया नहीं होगा। अच्छी बात है, खुशी मनाए, इसको एक चीज है। अ, इधर हम राफेल की बात आई है तो अनिल अंबानी कहीं दिख नहीं रहे हैं बहुत समय से। उन्हीं की कंपनी को तो दिया गया था ठेका। जी जी। तो नहीं, मतलब वो दिखे थे, प्राण प्रतिष्ठा में दिखे थे। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा में आए थे। जी जी जी। हाँ हाँ, लेकिन पवित्र चर्चा। तो जी। पवित्र आत्माओं को ही प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया जाता है। हम्म। हाँ, तो उनकी पवित्रता तो आपको पता ही है कि भारत के जो सरकारी संस्थान जो हमारे रक्षा के सामान बनाया करते थे,
जी। उनके हाथ से सीधा अनिल अंबानी जी के हाथ में चला गया था, तो कितने पवित्र आत्मा रहे होंगे। हम्म तो आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। और फिर उनकी पवित्रता जो है वो प्राण प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित हुई। हम्म। जी। तो राफेल में कुछ क्या अभी संभावना फिर से दिखाई दे रही है कि शायद अ, उठे? दूसरा एक चीज और है जी। कि अभी भोपाल में जो विधानसभा है या क्या है वो सचिवालय है, जी। उसमें अलग अलग वो है, ब्लॉक हैं, उसमें आग भी लगी थी। नहीं नहीं, और वो बहुत, इलेक्शन से पहले लगती है, हर चुनाव से हाँ, पहले लगती है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। तो वही कह रहा हूँ कि कहीं एसबीआई, जी नाम जी सीबीआई आता है बार बार, जी कि मतलब सीबीआई का इतना उपयोग हो चुका है कि कान में वही गूंजता रहता है, तो नहीं नहीं, एसबीआई तो के दफ्तर में भी तो आग लग सकती है, हाँ? अब बात एक ही है। अच्छा। एसबीआई कह लीजिए, सीबीआई कह लीजिए, ईडी कह लीजिए, आईटी हाँ, कह लीजिए, चुनाव आयोग कह लीजिए, कुछ भी कह हाँ। लीजिए, बात एक ही आती है। कुल मिला के मैंने, आप कुछ भी करेंगे तो ट्रोलर्स जो हैं आपको गाली देना शुरू करते हैं नहीं, इवन। हाँ, नित्यानंद जी ने ऐसे ही नहीं कहा कि भाई कुछ तो है कि जो संस्थान इस पे स्टडी करती है और सालाना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, उन्होंने भारत को डेमोक्रेसी से निकाल करके इलेक्टेड ऑटोक्रेसी में डाल दिया। हम्म। जी। जी जी, ये तो आप सही कह रहे हैं। मैं केवल इतना जानना चाह रहा हूं कि कहीं फिर से राफेल का भूत, अभी तो पेगासस वाला भी मामला अभी चल ही रहा है, जी। शायद कोर्ट में ही शायद है ना, शायद कि अभी उस पर फैसला आ गया। नहीं, पेगासस का मामला तो रफा दफा हो गया है। उसे दोबारा अगर लाएं हाँ, नहीं, अब तो रफा दफा तो नहीं हुआ, अभी तो चल रहा है मामला। आ, ये क्या हुआ कि ने मान कस, लिया है कि पेगासस ले आए थे, वो तो मान लिया सरकार ने, और इतने लोग इतने नहीं तो लोगों को मान दिया लिया है। है, तो उसका क्या क्या उपयोग किया, दुरुपयोग किया, और उसी के आधार पे बहुत सारे लोगों को वो मतलब अभी जेल में सड़ रहे हैं, जो क्या बोलते नहीं हैं देखिए, एक प्रबल, मैं बीच में बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, एक प्रबल विषय ये नहीं नहीं, है। तब हम जानना चाह रहे थे जी। रमाशंकर यादव विद्रोही की कविता की वो पंक्तियां हैं, ये लाश जली नहीं जलाई गई है, ये आग लगी नहीं लगाई गई है। हम्म। ये पूरा के लोगों मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा कबीर। ठीक है। तो ये जो कहते हैं ना कि मेरे दो जेब में दो बाघ हैं, लेकिन वो बाघ डरिए मत, वो आप पे हमला नहीं करे, तो मेरा बाघ जो है वही पीता है। ठीक हम्म। है। तो ये आप जो बात कह रहे हैं कि इस तरह की जो बातें हैं और ये जो चीजें आ रही हैं, पेगासस का मसला आप छोड़ दीजिए। पेगासस में इतना हुआ जिसमें तमाम वीआईपी और अरे जो अरबों सत्ता खरबों पाकर रुपए का मैंने पूरा उतना शायद किसी भी नहीं, सुरक्षा वो के नेशनल उसमें नहीं सिक्योरिटी का किया गया। मसला नहीं आएगा। बहुत सारे मसले जो आपने शुरू में ही कहा, जो विघ्नेश सर ने शुरू में ही कह दिया है ये बात कि ऐसे बहुत सारे मसले जिसमें इनको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जो स्विस बैंक में जिन्होंने कहा था कि लोग भूल रहे हैं कि मैं टास्क फोर्स बनाऊंगा, आते ही 15 दिनों के अंदर काला धन आ जाएगा। हम्म। अभी उसी बैंक में वो रकम बढ़कर कितनी हुई है, कितना कितना गुना वो रकम बढ़ा है, वो आप देख लीजिए, वो सब जगह अवेलेबल है, कितना गुना बढ़ा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कथित रूप से जो मीडिया का चौथा मतलब डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, डेमोक्रेसी के पद पर सचिन करने लगी है वो संस्थाएं, तो आप देखिए कि वो जिस तरह से काम करने, या आप कुछ एंकरों को देखेंगे जिनका नाम मैं नहीं लूंगा चुनिंदा, लेकिन आप देखेंगे कि वो जब विपक्ष से सवाल करें या मुझसे या आप जैसे कोई आम नागरिक सवाल करें बोलने लगे, तो वो देखेंगे, बोलेंगे ठीक है ठीक है, मतलब आपको रोकने की कोशिश करेंगे, जैसे ही आप पूरी बात आपकी खत्म ना हो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा जब आप उनकी पोल खोलना शुरू करेंगे। ठीक है। कई जगह बेइज्जत हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो पाले हुए हैं जो हाथी का खिचड़ी खा सकते हैं, लड्डू खा सकते हैं, या उनके वहां जाके वो उस तरह से ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वो मतलब किसी एंकर, मतलब जो रिपोर्टर होता है, पत्रकार होता है, उसका अपना योग होता है, वो वहां जाके उस तरह से अपने को प्रस्तुत करता है, तो दे आर एक्सपोज ऑलरेडी। मिनिमम जो डिग्निटी होती है वो भी नहीं थी।
हाँ, उस डिग्निटी को, वो एक डेकोरम को जो मेंटेन करना होता है कि पत्रकार को कहाँ रहना चाहिए, किस अवस्था में रहना चाहिए, उसकी वो नहीं करते हैं। एक तो आ जाते हैं घुटनों में दर्द की बात करते हैं और पेन किलर लेके आ जाते हैं, वो आपने देखा ही उनका उनका रवैया। तो ये इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हम बातें कह रहे हैं ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में, ऐसा नहीं है कि अदालत उससे, इसी अदालत को आप याद कीजिए कि एक फैसला आया था, मैं फैसला भी दिमाग से निकल रहा है, इसी में इन्हीं की आईटी सेल ने, बीजेपी और इनकी आईटी सेल ने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कह के इन्होंने ट्रेंड कराया था ट्विटर एक्स पे। हम्म। ठीक है, जब फैसला दिया था तो उसमें इन्होंने सुप्रीम कोठा करके वो देखेंगे आपको मिल जाए, तो सारा इन्होंने वो कराया था। उसके बाद में चीफ जस्टिस को बोलना पड़ा कि इस तरह से हमले होने लगे। तो कहीं ऐसा नहीं है कि इन्होंने खुद इसी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोया के केस में कोई वो नहीं किया, उसको उसमें उस मामले को रफा दफा कर दिया। नहीं, वो तो जो जिन्होंने किया था वो तो राज्यसभा के मेंबर हो गए। जो भी है, मैं कह रहा हूँ हम्म। जो जैसा भी है, जो भी किया था, मैं ये कह रहा हूँ हम बात करें अदालत की, हम एक जज की बात तो कर नहीं रहे। हमें कह रहे कि अगर हम, क्योंकि फैसला आता है ऐसा था कि अदालत ने फैसला, हम्म। बातें कही जाती ना कि हाई कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो मैं बार जी। बार ये बात वो करता रहा हूँ, मतलब कि कोर्ट एक बिल्डिंग नहीं है, उसमें फैसला देने वाला एक व्यक्ति विशेष है। ठीक है, तो संवैधानिक पदों में जो अभी राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, जो पहले बंगाल के गवर्नर थे, आप उनकी चीजों को देख लीजिए। वो एक प्रधानमंत्री को वो ये कहते हैं कि वो, मतलब वो युग पुरुष उनको कहते हैं, गांधी से उनकी तुलना करते हैं। धनखड़ साहब। बिल्कुल, हाँ, चीजें जी। बिल्कुल साफ है कि व्यक्ति पूजा और तमाम चीजें, और वो क्या क्या नहीं दिखाते कि उनके पास और कोई काम नहीं है, कोई वो इतने मनमुक्त होके दिखा रहे हैं। तो ये छोटे हम्म। छोटी मछलियां हैं, ये जो हम जैसे आप जैसे लोग प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो सच है वो सच को दबाने का काम तो ये कर रहे हैं जो बड़ी मछलियां हैं, उनके हम्म। पाले हुए जो। जी जी जी। विघ्नेश भाई। जी 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 हाँ, तो ये इन्होंने तो मतलब जो बात कही है नित्यानंद जी ने, जी जी वो जी। तो उस पे तो असहमति का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। इनफैक्ट ये कहना चाहिए कि इन्होंने बड़े कायदे से चीजों को रख दिया है। जी 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 जी। जी मैं जी थोड़ा उसी में आगे जोड़ना चाह रहा हूँ कि अ, कई बार कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है आग पे। जी जी लेकिन एक चीज मैंने देखा है कि जैसे परिवारवाद की जब बात होती है, जी तो जी लालू जी यादव जी ने कहा कि भाई तुम्हारा परिवार होता तो जी शायद दर्द होता, टाइप ऐसी उसमें कहा। मैं कहा था। जी जी और उसको इन्होंने अपने ऊपर इस तरह से लिया कि 140 करोड़ हमारा परिवार है। जी तो मतलब इतना, और ट्रेंड करवाने लगे कि मैं भी मोदी का परिवार, मैं भी मोदी का परिवार। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं चल पाया है, जी जी क्योंकि जी जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं जी जी वैसे वैसे लोग अब धीरे धीरे कम से कम समझना शुरू कर दिए हैं। जी 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 कुछ है, कुछ प्रतिशत तो रहेंगे, हर जगह हमेशा रहते हैं, हर पार्टी के अंधभक्त कहिए, चाहे वो अ, कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, इवन कम्युनिस्ट पार्टियों के भी जी जी अंधभक्तों की कमी नहीं है। वो एक बार जनरल सेक्रेटरी ने बोल दिया तो वही मार्क्स ने बोला है, इस तरह से जी बात जी होती है। तो वो सब चीजें हमने देखी है, झेली है। अभी क्या कुछ दीवार दरकती हुई या काठ की हांडी जलती हुई, या मतलब अब उसमें छेद होने शुरू हो गए हैं। दूसरी ओर की जिस तरह से राहुल की यात्रा में भीड़, अपार भीड़ उमड़ रही है, वहां उमड़ रही है जहां मतलब जिसको कहते हैं कि प्रयोगशाला है आरएसएस का, जी जी गुजरात। जी और गुजरात में कहा जाता है कि उसके जो पूरा तंत्र है, उसका जो पूरा कहिए कि स्ट्रक्चर है, उतना मजबूत है कि कुछ भी कर ले। वहां जी जब उमड़ रही है तो कुछ तो बात होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पहले आपने एक जो बात कही थी, मोदी का परिवार वाला जो ट्रेंड करवाया जा रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम्म। इसका मतलब है 20-22 करोड़ मुस्लिम जो देश के हैं वो भी मोदी के परिवार हैं। जी जो 750 किसान शहीद हो गए किसान आंदोलन में, जी और जो लोग बिना एमएसपी पाए वापस चले गए, वो लाखों की संख्या में थे।
जो उनके समर्थक थे, जो वहां नहीं आए, वो करोड़ों की संख्या में हैं, वो भी उनके परिवार हैं। जो बेरोजगार आज नौकरी मांग रहे हैं लाठियां खा रहे हैं। और नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वो भी उनके परिवार हैं। जो महिला रेसलर्स, जिनको कि परिवार से आगे बढ़ के उन्होंने अपनी बेटी कहा था। जी, देश की बेटियां। हाँ हाँ हाँ, देश की बेटी और अपनी भी बेटी कहा था उन्होंने। अच्छा। हाँ हाँ, तो जब वो सड़क पे उसे घसीटा जा रहा था, तो मतलब मोदी जी के परिवार। परिवार को घसीटा जा रहा था। हम्म। तो ये बड़ा ही रहस्यमय परिवार है। ये कुछ गीता का संदेश की तरह नहीं है कि हर जगह मैं ही हूँ, हाँ 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 मतलब हाँ, कण कण में बिल्कुल। मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ। जो हाँ, चोरी करता है वो भी मैं हूँ, चोरी करवाता है वो भी मैं। एको हम द्वितीयो नास्ति। जो एको हम द्वितीयो नास्ति वाली बात है कि आप हम्म। सब मेरे परिवार हैं, लेकिन आप मेरे से कुछ अपेक्षा मत कीजिए, आप मेरे से हम्म। कुछ उम्मीद मत रखिए। तो कहने का ये मतलब है, देखिए, मुझे ये पूरा जो टूल किट है, मैं बार बार टूल किट शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, कि ये जो पूरा टूल किट है वो एक व्यापारिक टूल किट से एक जो व्यापारी का जो पैटर्न होता है लोगों को हैंडल करने, ये उससे बड़ा मैच करता हुआ नजर आता है। एक आप कभी सदर बाजार जाइए दिल्ली के, या बड़ा हम्म। बाजार जाइए कलकत्ता के, तो क्योंकि जी नित्यानंद जी हैं, तो उन्होंने बड़ा बाजार का जरूर चक्कर लगाया होगा, आपने सदर बाजार की का चक्कर नहीं जरूर नहीं, लगाया। वो तो मतलब कलकत्ता जो जाता है एक आध बार तो लगा ही लेता है। हाँ, तो जी। ये जब किसी बहुत बड़े व्यापारी का जो ठेले वाला या रिक्शे वाला है, जो उनके सामान, या फिर उनका टेम्पो वाला है जो सामान उनका लेकर के रोज आता जाता है, उसको वो यही कहते हैं, बेटे तू तो मेरा बेटा है। हम्म। अगर उसने 40 से 50 रुपया मांग लिया कि आज मेहनत ज्यादा हो गई है सर, 10 रुपए ज्यादा दे दीजिए, तो उसे किसी देश का ऐसा कानून नहीं है जो नहीं सिखा देते हैं वो, कि भाई तुम नालायक तो, बेटा बना के छोड़। हाँ तुम तो लूट रहे हो बेटे, तुम मेरे बेटे हो के मुझे लूट रहे हो। वही स्थिति आज हिंदुस्तान के जनता की है, मोदी जी के परिवार की है, कि परिवार वाले अगर नौकरी मांग लें, अगर अपनी इज्जत मांग लें, इज्जत के लिए सड़क पे आ जाए कि भाई हमें हमारी इज्जत दे दीजिए, ऐसे जो एक्सप्लॉइट करने वाले लोग हैं, वो जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह। चरण सिंह जी, उनके जी। जैसे से मुक्ति दिला दीजिए। तो हम्म। फिर वही बात आ जाती है कि भैया तुम तो 40 रुपए की जगह 50 रुपए मांग रहे हो, तुम तो लूट रहे हो। हम्म। ये तो पूरी तरह से अन्याय है। भले ही सेठ जी दिन के आखिरी में 3 करोड़ रुपए अपने तिजोरी से निकाल करके बैंक में जमा करवाने जाते हो, हम्म। लेकिन उस 10 रुपए के लिए उन्हें पूरे के पूरे आ, हर कुछ। देश के कानून याद आ जाएंगे। लूट हो रहा है, फला हो रहा है, ढिमका हो रहा है, नौकरी मांग ले बच्चा, लूट हो हम्म। रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग ले किसान, लूट हो रहा है, जबकि मैक्सिमम रिटेल प्राइस अगर कोई व्यापारी मांगे, जी हालांकि उसे जी। भी जरूरत नहीं है, वो उनके हम्म। पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जी जी जी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो व्यापारी हैं, क्योंकि वो हम्म। चंदा दे सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स भर सकते हैं। जी नहीं, एक इस जब चूंकि अब व्यापार की बात आ गई है, जी 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 तो मुझे अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुझे लगा 10-12 दिन पहले की बात है। प्रेस क्लब में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, जी 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 एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। जी जी और जी सम खंडेलवाल साहब हैं, जिनको अभी जी शायद टिकट भी मिला है।
जी 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 चांदनी चौक से उनको टिकट भी मिला है। जी जी व्यापारी जो उनका संगठन है व्यापारियों का, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या क्या है वो। जी 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 तो उसमें जो लिखा था कि अ, रामलला प्राण प्रतिष्ठा में व्यापारियों ने सबसे ज्यादा मतलब पैसा खर्च किया, और मतलब पूरे मतलब दिल से मन से पूरे मतलब जो भी कहिए तन मन धन सबसे लगे। तो उसका जो मोदी जी ने हमें इनाम दिया है कि 11 लाख करोड़ का अ, व्यापारियों के हित के लिए बजट में उन्होंने प्रावधान दिया है। इसके लिए बिल्कुल धन्यवाद देने के लिए एक मीटिंग की गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो चूंकि प्राण प्रतिष्ठा को लेके हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि केवल और केवल मतलब किसी को कुछ पता नहीं था इतने झंडे आए कहाँ से, इतने डंडे आए कहाँ से, और इसके पीछे की पूरी इकोनॉमी कहाँ से चल रही थी। और देखते देखते पूरा मतलब जितने बाजार थे वो सब पट गए झंडों से डंडों से। यदि उसकी इकोनॉमी को ही जोड़ लिया जाए कि एक झंडा यदि डंडा सहित 100 रुपये का भी हो, तो अरबों खरबों रुपए कहाँ से लगे और कौन लगाया, किस तरह से लगाया, और जबकि बेचे भी नहीं जा रहे थे। जी 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 तो उन्होंने कहा कि नहीं मोदी जी हमारे लिए मैंने सोच रहे हैं, हमने सोचा जी तो मोदी जी भी सोच रहे हैं। तो ये एक छोटी सी घटना है जिसमें तो कहीं इस तरह के पारितोषिक जिसको हम कहते हैं इनाम या चीजें मतलब एक अच्छे से एक और बांटा जा रहा है। दूसरी ओर जो आप कह रहे हैं कि 10 50 40 की जगह 10 और रुपया मांग लिया, 50 मांग लिया, तो सारे कानून सारे ये क्या बोलते हैं उसको, याद आ जाते हैं। हाँ नियति, नियति पे ही उसके सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि तुम तो बेईमान हो गए, तुम तो ये हो गए। जबकि वो पूरी बेईमानी से कितना खर्च मतलब इकट्ठा करते जा रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो अचानक एक दिन उठेंगे और भंडारा करा देंगे, जी 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 और उन्हीं मजदूरों को कहें कि खाओ देखो कितना बड़ा सेठ है तुम्हारे लिए कर रहा है। और तो ये उसी जो मंदिर की पार्टी हो जाएगी। हाँ वो मजदूर को लगता है कि तो बहुत धार्मिक आदमी है। पार्टी हो जाएगी। जी 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 ये जो शुरू में बात निकली थी पार्टी हो जाने की, कि जी जी। आप 3 महीने 4 महीने बहुत तकलीफ में गुजारे, एक दिन पार्टी हो जाए, फिर से तीन हम्म। चार महीने तकलीफ में गुजारे, एक दिन फिर जी। पार्टी। तो तो यही कह रहा हूँ कि काठ की हांडी अब जलने लगी है क्या, मतलब ये इस चुनाव में घबराहट दिख रही है इसकी मतलब बीजेपी की कि आनन फानन में इस्तीफा दिलवाया गया अरुण का, गोयल साहब का, जो देखिए इलेक्शन कमिश्नर थे। हाँ, जी इधर से इलेक्टोरल वाला जो मसला है वो फंस गया है। तो जी अ, नहीं, कोर्ट को भी, हाँ। मोदी जी से और भाजपा के मैकेनिज्म से, भाजपा आरएसएस के मैकेनिज्म से एक चीज सारे दलों को सीखना चाहिए, सारे पॉलिटिकल फोर्सेस को सीखना चाहिए कि ये हार आखिरी तक नहीं मानते। हम्म ये येन केन प्रकारेण साम दान दंड भेद सब कुछ हम्म अप्लाई करते हैं, जब तक कि सही में, जब तक कि निर्णय ना आ जाए, निर्णय सामने ना अरे आ वो जो जाए। देवकी नंदन खत्री की किताब है, जी 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 देवकी नंदन खत्री की किताब जिसमें क्या बोलते हैं चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, जी 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 जिसमें अयारियों पे ही पूरी किताब है, कैसे जी 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 मतलब भेष बदलते हैं, क्या क्या करते हैं, और वो सारे नैतिक अनैतिक सर सब कुछ उस अय्यार जो है अपने अपने उसके लिए जी वो हर चीज अपनाते हैं। जी 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 किसी का कत्ल करना हो तो करेंगे, किसी को प्यार करना हो तो करेंगे, किसी को जहर खिलाना हो तो करेंगे, कहीं औरत परोसना हो तो करेंगे, मतलब वो कोई भी तिकड़म, तो कहीं वो उसी से प्रेरित। इतिहास पलट के देख लीजिए, अय्यारियां तो अंग्रेजों के लिए आरएसएस ने जितनी की है, हम्म उतनी तो शायद भूतनाथ अय्यर ने भी नहीं की थी चंद्रकांता संतति में।
अगर चंद्रकांता संतति, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है और मैंने भी पढ़ा हुआ है, तो मैं भूतनाथ बहुत। जो जी थे जी। हाँ उन्होंने भी इतनी अय्यारी नहीं की थी जितनी अय्यारी हाँ। आरएसएस और उनके उनसे जो जुड़े हुए संगठन थे उन्होंने अंग्रेजों के लिए किया था भारत में। हम्म। तो अय्यारी तो इनके तौर तरीकों का एक हिस्सा है। खैर, इसको शायद डीएनए में कह सकते हैं क्या? लेकिन आपके सवाल का जवाब मैं दे दूं हाँ। कि ये जो इनका तिलिस्म है, हम्म इस तिलिस्म को जनता महसूस करने लगी है। आप कितना भी शोर मचाते रहें, काठ की हांडी वाली ही बात है कि 2 बार चढ़ गई, तीसरी बार शोर हो रहा है, लेकिन लोगों को अपने आसपास कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब वो मोबाइल फोन छोड़ते हैं तो जो 7-8 घंटे मोबाइल फोन पे एवरेज एक भारतीय रहता है, तो जब वो मोबाइल फोन छोड़ के असली दुनिया में आते हैं तो उन्हें अब मोबाइल की दुनिया और असली दुनिया, जो 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 पर्दे की दुनिया है और जो उनका असली जीवन है, उसमें अंतर दिखाई पड़ने लगा है, ऐसा महसूस होता है। और जी गुजरात में जिस तरह से, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कांग्रेस को या राहुल गांधी जी की यात्रा को क्या रिस्पांस मिल रहा है, जो मुझे वहां से पब्लिक रिस्पांस बाद में जो कुछ यूट्यूबर्स ने अपलोड किया है, जो महिलाओं का रिएक्शन है, जो आम लोगों का रिएक्शन है, वो ऐसा लग रहा है कि जितने बाकी भारत के लोग त्रस्त हैं। आप याद कीजिए, हम भी एक रात में लाइव प्रोग्राम कर रहे थे, तो एक गुजरात के हमारे साथी थे जो हम्म। की स्थिति खुल के लिखी थी हमारे कमेंट बॉक्स में, जी जी जी। और कई बार लिखा उन्होंने। तो गुजरात की जनता शायद ज्यादा त्रस्त है। अगर देखिए, अब हम लोग कुछ इसलिए नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता कि ईवीएम से चुनाव होने के बाद चुनाव के नतीजे क्या और कैसे आएंगे। लेकिन अगर चुनाव सही मायने में फ्री एंड फेयर हो जाए तो मुझे लगता है कि गुजरात में ही सबसे बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी को लगना चाहिए। जी जी। नित्यानंद जी, नित्यानंद जी आप हाँ ऑन कर लीजिए। लास्ट में वही जी। सवाल है कि आप बंगाल में है, वहाँ क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? बीजेपी और टीएमसी ही मुख्य आमने सामने हैं। तो अब उस तरह के वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं, जिनको देख के भ्रष्टाचारी और फलाना फलाना ये सब करके वो सब तो चले गए हैं बीजेपी के अंदर। अब क्या मुद्दा रह जाएगा? हिंदू मुस्लिम वाला ही रह जाएगा या कुछ दूसरे भी इनके बी प्लान सी प्लान है? तीसरा कि आप पूरे देश का देख रहे हैं, तो उसमें बैकफुट पे जाती हुई नजर आ रही है क्या बीजेपी? हाँ, देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि जो पोलराइजेशन वाला जो ये जो सांप्रदायिक जो एक माहौल है, वो माहौल तो है, और है कुछ हिस्सों में उसका प्रभाव ज्यादा है। लेकिन इस बीच में दो बातें जो गौर करने लायक है, वो ये है कि कर्नाटक में इनके एक नेता है, अनंत कुमार हेगड़े शायद नाम है, या जो भी नाम है, जी जी, मैं अनंत शायद कुमार नाम हेगड़े अगर ही है। गलत कर रहा हूँ। हम्म। उन्होंने क्या कहा मालूम है आपको? उस बात को भूल गए हैं कि उन्होंने कहा कि 400 इस बात चाहिए कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। इन्होंने अपने मंशा जो है जाहिर कर दी, पहले भी इसमें बोल हम्म। एक कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी को मतलब अ, बाहर करने की बात उन्होंने की थी। और अब उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि संविधान में बदलाव लाना चाहते हैं, इसके साथ चाहिए राज्यसभा में, लोकसभा में, जो भी हमको चाहिए, मेजोरिटी चाहिए, ये उन्होंने कहा। एक और बात जो आप कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए जो इन्होंने सारे जो बोले तिकड़मबाजी संविधान में क्या बदलाव, किस तरह का बदलाव ले आना चाहेंगे, मतलब उनको क्या तकलीफ है इससे? हाँ, जो सेकुलर वाला वो ये लेके आए थे ना, राकेश, इनका नाम है राकेश, क्या नाम है, इनके राज्यसभा एमपी जो है, हम्म। वो लेके आए थे सिन्हा, राकेश कि सिन्हा नाम है।
राकेश सिन्हा लेके आए थे कि हम्म। सेकुलर सब कुछ है। सेकुलर सबसे तो उनको सेकुलर, दिक्कत है, हाँ। और उसमें बाकायदा जब दूसरी बार चुनाव जीत के अपने पार्टी अपने कार्यालय से जो है अपने हेडक्वार्टर से मोदी जी और संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप कोई सेकुलर नहीं है, इस तरह से कोई सेकुलर वाला है नहीं, इसमें है नहीं, उनके भाषण का वो देखिए। दूसरा है कि आप देखिए कि इस आदमी ने, ऐसा पहली बार हुआ कि इन्होंने रेलवे को लगा दिया कि सेल्फी पॉइंट बनाइए अपने प्रचार के लिए चुनाव के कुछ महीने पहले। सेना तक को कह दिया कि आप सेल्फी पॉइंट बनाइए। तो सीधा सीधा सेना का यूज हो रहा है चुनाव, अपने चुनाव जीतने के लिए सेना को लगा दिया गया है। और सेना में भी ऐसे अधिकारी है या जो भी है जो मानिक शॉ की तरह नहीं है कि तो सीधा कह दे कि मैं अपने सिपाहियों का आपके काम के लिए यूज नहीं होने दूंगा, तो जो भी है। तो और उसके बाद अग्निवीर जो भी है लेके आए हैं। लेकिन सेना को ये कह दिया गया, आदेश है कि भाई आप सेल्फी पॉइंट बनाएंगे, सेना के 3 लोगों को कह दिया गया। तो अपने हर जगह पे इनका पॉइंट बनाने के लिए कह दिया। तो चुनाव जीतने के लिए जो जो कर सकते थे वो कर। तो डर जो है ऐसा नहीं है कि वो एकदम डरे हुए नहीं है कि सब कुछ है उसके बाद भी नहीं है डर। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो राजनीति में है या कोई भी किसी भी पार्टी का हो, चुनाव से पहले उसे ये डर तो रहता ही है। कॉन्फिडेंस के बीच में भी उसे एक डर रहता है कहीं ना कहीं भीतर, ना कि पता नहीं परिणाम क्या रहा है। तमाम नहीं, मतलब ये कहीं जो आत्मविश्वास के बावजूद। जी जी जी, डर डर का जो मसला है, जब उनके पास ईवीएम है, अ, चुनाव आयोग है, या शासन प्रशासन है, या आप तो कह रहे हैं कि मिलिट्री को भी उन्होंने कोशिश की है कि किसी तरह से मोटिवेट करके उनके पक्ष में किया जाए। तीसरा, चुनाव आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, एडवाइजरी, और खास करके राहुल गांधी को लेकर, कि आप फला फला शब्द नहीं बोलेंगे मोदी जी के बारे में। तो क्या इन सब चीजों से मतलब चुनाव जीता जा सकता है? मतलब पहले भी तो सरकारें जिन वो कहते थे कि बहुत उनका उन मतलब इतनी मजबूत है कि उनका किला कभी दरक नहीं सकता। आज वही अ, उनके नाती पोते जो है घूम रहे हैं, देश के एक दिशा से दूसरे दिशा में यात्रा कर रहे हैं। तो देखिए केवल कुछ ये समय पहले टेक्निकल। स्कॉटलैंड में एक सर्वे हुआ था। हाँ। स्कॉटलैंड में एक सर्वे हुआ था, उनको कहा था कि आप अलग रहना चाहते हैं कि ब्रिटेन के साथ। वहाँ के लोगों ने, 100% लोगों ने कहा वो ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हैं। मतलब मैं एक हम्म, उदाहरण आपको दे रहा हूँ। जी जी। तो ये होता है कि लोगों की तमाम ये चीजें लगा दीजिए, लोगों की क्या मंशा है, लोग क्या चाहते हैं। ऐसा हम्म, नहीं है आज भी। अगर आप पैटर्न देखिए और वोटिंग परसेंटेज देखिए, तो ऐसा नहीं है कि परसेंटेज में तो कहीं आगे पीछे में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, हम पहले की बात कह चुके हैं। हम्म, जो मैं ये कह रहा हूँ कि डर का इसलिए भी होता है कि जो अगर मैं चोरी करने जाऊँ, मैं अगर चोरी करने जाऊँ, तमाम उस चीजों के बावजूद कोई गलत काम करके आऊँ, चाहे कोई ना जाने, लेकिन मेरे अंदर वो भय रहेगा कि मैं पकड़ा ना जाऊं। हम्म, मेरे अंदर ये भय हमेशा रहेगा, है ना। मैं अगर जागरूक हूँ, मेरे अंदर ये भय रहेगा कि कहीं कुछ छुटा तो नहीं, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है। तो ये एक बात रही स्वाभाविक है, साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो जी ये जी। भय हर राजनेता में, हर राजनीतिक पार्टी में ये भय रहेगा। ठीक है, वो रिस्क है एक तरह से। मैं कह रहा हूँ कि जो चुनाव के लिए सारे दांव चलने के बावजूद जो है हर पार्टी में, हर कैंडिडेट में, वो कितना ही ताकतवर हो, इंदिरा गांधी में भी ये बात थी, तभी उन्होंने गलत कदम उठाए थे। हम्म, और इमरजेंसी और तमाम चीजें जैसे उनको ये भी डर था कि कहीं आसपास जो हो रहा है उस तरह की वो ना कर दे। लेकिन अब क्योंकि सारी चीजें वो सत्ता के कब्जे में है, पूरी तरह से उन्होंने पकड़ लिया है, तो इसलिए इनका डर डर उतना ज्यादा तो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डर बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, जो हम्म, आप काट की हांडी कह रहे थे, इनके पास काट की हांडी नहीं है, लोहे की हांडी है। ठीक है, तो काट की हांडी तो अब होगा जो कहेंगे कहावत है, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि देखिए इनके साथ हुआ क्या, तमाम पार्टियों की जो बात कर रहे थे, कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टियों की, उन पार्टियों में आ, अंदरूनी जो वो हुआ, टूट हुआ, उसके बाद वो नई पार्टियां, नए संगठन भी बने। जो वाम दल है उसके कई अंग बने। ठीक है, लेकिन इन्होंने पूरी पूरी कैबिनेट, मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट 2 बार चेंज कर दी एक राज्य में। हाँ, तो देखिए उनमें कोई विरोध उस तरह से नहीं हुआ। तो ये ऐसा नहीं है कि वो बहुत अनुशासित है उस तरह से है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डर भी एक फैक्टर हो कि किसी ने एक शब्द नहीं बोला। हम्म, जिस गुजरात की बात करें तो जो हमने बहुत पहले हम लोग गए थे 2-3 साल पहले, जब हम लोग कच्छ में थे, वहाँ पे कोई मिला था, 1 मिनट जरा, कोई मिला था वहाँ हाँ पे। जी।
जी, प्रकृति। तो हाँ, तो ये जो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं वो देखेंगे। उसमें एक व्यक्ति ने कहा था कि उन्होंने शायद किसी को ऐसे बोला था बीजेपी के अगेंस्ट, उनकी बिजली काट दी गई, उनका पानी काट दिया। हम्म। ठीक है, वो सिर्फ बात कर रहे थे इतना कि हम नहीं देंगे, और मतलब वोट की बात हुई थी उनका बिजली, और ये बात उन्होंने खुद हमसे कही हम्म। कि उनका बिजली काट दिया गया, उनका पानी काट दिया गया, क्या करें। तो ये जो कह रहे हैं ना, कि मैं कह रहा हूँ कि आप एकदम निकल जाइए, जेसीबी लेके निकल जाइए और चीजें कर लीजिए, और उसके बाद ये जो चीजें आप करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो डर का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं तो है क्रिएट। और जो आप कह रहे हैं, जो परिवार वाली बात कह रहे थे, वो रेस्लर और तमाम लोग, जो पूरा मणिपुर क्या उनका परिवार नहीं। जो भी है वो सब तो परिवार ही है। तो इसलिए ऐसा है कि ये देखने का तरीका है। और एक अफसोस की बात है कि जो एक पूरी पीढ़ी जो है उसके हाथों में मोबाइल गया है, और उसे यही लग रहा है कि उसको तमाम चीजों की जानकारी, जैसे मान लीजिए वो 370 की बात कर, हम्म। उन्हें आधे से ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है। जो लोग पहले पोस्ट करते थे कि भाई वंदे मातरम बोल के दिखाओ, तो देखा कई बार जब उनको पूछा गया कि आप गा के सुना, वो नहीं सुना। हम्म। ठीक है, तो ये जो इसको जो बोलते हैं ना कि आगे कर देना भीड़ को और चीजों करना, तो उस हिसाब से काम अभी चल रहा है। तो बार बार जो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना प्रतिशत वो बचा हुआ है। भले ही बहु पार्टियां हैं यहाँ पे और चुनाव हो रहे हैं, दिखाने के तौर पर चीजें हो रही हैं, लेकिन क्या उनको विरोध, जो आपने कहा कि चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए राहुल गांधी के लिए, गाइडलाइंस की, उनको शक नहीं है। क्या वो जो डब्बा गोल करने का, कांग्रेस का डब्बा गोल का जो इशारा कर रहे थे, या किस तरह की शब्दावली का यूज, तो जिस पद पर, जो प्रधानमंत्री पद पर जो व्यक्ति है, क्या वो इन बातों का ध्यान रखते हैं? जी जी। नहीं, वो वो तो है ना। आ गया, मेरे पब्लिक डोमेन में आ गया कि यदि 50 बातें बोली गई हैं उसमें तो 4-5 राहुल गांधी ने उनको बोला है, बाकी तो यशस्वी जी ने ही बोला है या उनके लोगों ने बोला है। तो वो ठीक है, लेकिन विघ्नेश जी, एक नई चीजें अब शुरू हो गई हैं। जी अभी तक तो विधायक या एमपी या कोई बड़ा कोई व्यक्ति है, मैं या ब्यूरोक्रेट्स है या जज है, वो सब जा रहे थे, लाइन लगी हुई थी बीजेपी में जाने की। लेकिन इधर देख रहा हूँ 4-5 दिनों से कि अब एक उल्टी गंगा बहनी शुरू हुई है। अब लोग जो है बीजेपी से छोड़ के, जैसे अभी हरियाणा में जहाँ से आए हैं एक सज्जन, वो भी शायद सर छोटू राम के परिवार से हैं। जी जी हाँ, हिसार से शायद हैं, वो जी सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं। जी जी दूसरी ओर अभी राजस्थान में देख रहा हूँ कि वो भी वहां से हाँ, बीजेपी से आए हैं। तो जी अब ये तो कुछ दिखा रहा है ना कि मामला जो है, आप चाहे जितना भी कर लीजिए, एक लेवल तक ही तो कर पाएंगे, उसके बाद तो आउटबर्स्ट तो होना है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चावल जब पक रहा होता है तो पकने के दौरान जब भाप उसमें भर जाता है तो उस भाप में इतनी ताकत होती है कि वो ढक्कन को उठा हम्म। करके फेंक दे। तो जी। ये जो जनाक्रोश है, जनता को मूर्ख समझना सबसे बड़ी गलतफहमी होती है किसी भी राजनीतिक पार्टी की या किसी भी राजनीतिक संगठन। जनता भावनाओं में बह सकती है, कई बार बह सकती है, एक बार बह सकती है, 2 बार बह सकती है, हो सकता है तीसरी बार भी बह। हम्म। लेकिन अगर उसे एहसास हो जाए कि मैं भावनाओं में बह रहा हूं, इसका गलत असर हो रहा है, इसका एक नकारात्मक प्रभाव हमारे अपने जीवन पे पड़ रहा है, तो फिर जनता का रिएक्शन बहुत अलग होता है। हम्म। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ी सी थोड़ा सा रिएक्ट कर रही है। नहीं, एक चीज और मैं देख रहा हूँ कि जी ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया गया, जी और उनके बेटे को शायद उत्तर प्रदेश के घोसी से
टिकट देने की बात हुई है जी 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 लोकसभा का, तो उसका भयंकर रिएक्शन विद इन पार्टी, मतलब लोग जो है, मतलब मोदी जी के, योगी जी के समर्थन में जी। हैं, और इनको निकालने के समर्थन में, विरोध में नारे लगा रहे हैं, जी जी। राजभर के विरोध में। इसमें 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 एक चीज मैं और जोड़ देता हूँ। हाँ सिमिलर सिचुएशन है कि जयंत चौधरी जी भाजपा के साथ गए और उनके पार्टी के तमाम जो लोकल लेवल के लीडर्स थे उन्होंने हम्म, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शिरकत की। उसके बाद जी 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 जी। बैनर अभी लेकर के शिरकत किया। तो वही मैंने कहा कि जो जनता जब आक्रोशित होने लगती है तो नेताओं को भी ये चाहिए कि उनको उनके भावनाओं को पढ़े, उनके उम्मीदों को पढ़े और उसके हिसाब से फैसला ले। अगर जो आपका नेतृत्व है वो आपके भावनाओं को, आपकी इच्छाओं को नहीं पढ़ता है या फिर पढ़ने और जानने के बावजूद उसके विरुद्ध निर्णय लेता है, हम्म, तो जो परिणाम है वो नेता के, उनके नेतृत्व के फेवर में नहीं जाता। जी जी, नहीं, लेकिन एक तरह का एक घमंड आ गया था। जी हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है कि भइल बिया मोर करबू का, जी लुग्गा छाड़ पहनबू का, पहनबू का, मतलब जो चिथड़ा दे देंगे वही पहनिए, अब ब्याह हो गया है, अब तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इसके हमारे खिलाफ बोल पाओ। तो कहीं बिल्कुल। ये भाव जो धीरे धीरे इस केंद्रीय सत्ता है जिसके हाथ में सब कुछ लेके, और कुछ टूल्स उन्होंने ले लिए हैं जिसके जरिए वो सोच रहे हैं कि लंबे समय तक हम काम कर पाएंगे। दूसरा जो डर की बात हो रही है, तो बहुत लोग तो नहीं डर रहे हैं, हेमंत सोरेन तो नहीं डर रहे हैं, मनीष सिसोदिया या संजय सिंह भले जेल में डाल दो हम तो नहीं डरेंगे, ऑफर तो आया होगा उनके पास भी। जी जी तो इसका मतलब कि एक बड़ा हिस्सा है जो कहीं, या इतनी बार डरा दो कि डर का नाम ही डर, लोग जो है खत्म हो जाए, जी डर जी का बिल्कुल। एहसास है। हाँ, तो कहीं ये वाला मामला तो नहीं आ रहा। देखिए अब तो इसके अलावा रास्ता क्या है हम्म, विपक्ष के पास? इतना डरा दिया गया है ऑलरेडी। इसके बाद जो सत्ता है उसके पास कितने हथियार बच जाते हैं? हम्म, उन्होंने तो अपने सारे घोड़े खोल दिए थे। जी वो वो घोड़े जो हैं कई सालों तक एक्टिव रहे हैं। उन्होंने भी अपनी सारी जो मेहनत है वो लगा ली है, जी। लगा चुके हैं वो। तो अब अ, अब उनके कर्कश में जो भी बचा है वो निकालेंगे लोकसभा चुनाव से पहले। हम्म, लेकिन क्योंकि इतने हमले झेल झेल करके जो उनके विचारों से सहमत नहीं है जो लोग या फिर विपक्षी पार्टियां या फिर जिन इंटेलेक्चुअल्स को वो अवार्ड वापसी गैंग कहते थे, जिन्हें अर्बन नक्सल कहते थे, ऐसे तमाम तरीके के लोग, हम्म, खालिस्तानी कहते थे जिन किसानों को, एंटी नेशनल, हाँ। जिन बेरोजगारों को, जिन हम्म, बेरोजगारों को जो है वो तरह तरह के नामों से पुकारते थे। तो उन्होंने भी तो अब ये स्थिति, इस स्थिति को पढ़ा है ना, जी इस स्थिति को पढ़ा है। उनके पास आ, अगर कोई रास्ता बचा होता, देखिए, आप आपसे असहमत ना होने की स्थिति वो होती है जब आप लोगों के पेट में अनाज डाल दीजिए और तब कहिए कि आपको मतलब नहीं होना चाहिए। हम्म, आप हमारा गुण गाते रहो तो लोग मान भी। लेकिन भूखे कब तक गुन गाएंगे लोग?
हम्म। परेशान होकर के कब तक लेकिन ये जिस तरह की पार्टी है या जी व्यवस्था है, हम पार्टी तो नहीं बोलेंगे, सिस्टम है ये, जी वो एक लगातार फैनेटिज्म पे काम करता है, मतलब हमेशा उन्माद बनाए रखना। ये उस पे वो लगातार वो काम करते हैं कि कोई ना कोई वो एक उन्माद बनाए रखा जाए, छेड़ा जाए, समाज में हलचल मचे, जो असल चीज है उस पे ना लोग सोच पाए। अब वो उन्माद वाला भी मामला, अब शायद कोशिश कर रहे थे किसी मस्जिद पे चढ़ के भगवा फहरा दिया, कभी कुछ कर दिया, किसी को मार पीट दिया। लेकिन वो समाज अभी शायद उतना, जितना ये लोग जहरीला बनाना चाह रहे हैं, वो शायद इतने हजारों साल का या सैकड़ों साल की जो सह अस्तित्व है, मतलब किसी भी उसमें, उसको ये कोशिश कर रहे थे तोड़ने के लिए, वो भी कृत्रिम रूप से। वो शायद सफल अब वो अब काम नहीं कर पा रहा है। जैसे जैसों उड़ जहाज सो पंछी फिर हम्म। जहाज पे आवे। जी। शांति की जिंदगी लोगों को चाहिए होती है। हम्म। आपने देखा होगा जब हम लोग कॉलेज में थे तो वो पार्टियां होती थी या कोई बहुत बड़ा कॉलेज का फंक्शन होता था तो रात भर जो है वो बच्चे डांस करते थे, खूब थकते थे। हम्म। अगले दिन वो कोशिश करते थे कि भर मतलब अच्छे से सोएं और घर पे ही दिन दिन हाँ, होली होली में तो हम लोग ऐसे ही करते थे। कि हम्म। उन्माद उन्माद लंबे समय तक हम्म। नहीं चल सकता है। उसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। शांति भी बहुत दिनों तक नहीं चल सकती, उसकी भी एक लिमिटेशन है। लगता है कुछ हो नहीं रहा, बड़ा सब नीरस नीरस सा, बिल्कुल तो मोनोटोनस। जी बिल्कुल जी। तो परिवर्तन जो है वही एक कांस्टेंट है जी जिसे बदला नहीं जा सकता, परिवर्तन होता ही है। जी। जी। और सही कहा। अब तो बहुत सारे इसमें से, आप लोगों की बात से नित्यानंद जी शायद चले गए हैं, तो जी जी बहुत, हाँ, बहुत सारी बातें निकल के आई हैं। और जिसको इस पे हमको मुझे लगता है कि इसमें कई पहलू हैं। राजनीतिक तो है ही, समाज किस तरह से बन रहा है, कैसे वो नए तरीके से, चाहे चाहे मोबाइल का स्क्रीन हो या चाहे कुछ भी हो, वो समाज वो बन रहा है। तो वो कैसे बन रहा है, उसके क्या तरीके हैं, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, उसका लोकतांत्रिकरण कितना हुआ है, ज्ञान का क्या उसका मसला है, उस पर हम चाहें तो एक अलग पूरा विषय ले सकते हैं, शिक्षा का ले सकते हैं, सांस्कृतिक क्या बदलाव हो रहे हैं तमाम चीज़ों में। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें हैं। और ये चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी हो, या जो सत्ता में है या जो सत्ता में नहीं है, उनके सोचने समझने का भी ढंग हमको मुझे लगता है कि बदलना पड़ेगा। दूसरा यह है कि लोकतंत्र केवल और केवल चुनाव तक सीमित हो जाए, उसी को महापर्व करके उसके बाद 5 साल तक कोई आवाज ना उनकी बन पाए, या कोई उनकी क्योंकि जितने समाज संस्थान हैं, संस्थाएं हैं, खास करके जुडिशियरी से लेके और दूसरे कार्यपालिका, विधायिका और तमाम चीजें, और पुलिस कचहरी, फौज फट्टा, जो भी आप कह लीजिए, इवन प्राइवेट सेक्टर भी कह लीजिए, तो उनमें क्या उनकी से है कि नहीं है, उनकी क्या कोई आवाज है कि नहीं है, या कोई ताकत है कि नहीं है, ये भी, इसके बारे में भी हम हमें लगता है कि सोचना पड़ेगा। चुनाव, अब कोई व्यक्ति हो सकता है कि बहुत अच्छा पढ़ाई किया हो, और इलेक्शन एग्जाम के समय उसकी तबीयत खराब हो गई और अपीयर नहीं हो पाया, या मतलब एग्जाम नहीं दे पाया, या इवन कहिए कि थोड़ा ठीक से लिख नहीं पाया, फेल हो गया। तो क्या वो 5 साल के जो उसका मेहनत है,
वो उस मेहनत का कोई मतलब नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह से कैसे एक कहिए कि समावेशी जिसकी बात करते हैं, प्रोएक्टिव एंड समावेशी, जो दो शब्द हैं, इंक्लूसिव एंड प्रोएक्टिव, समाज का निर्माण कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, इस दिशा में भी हमें लगता है कि एक नए क्योंकि 60-70 सालों के इस डेमोक्रेसी में क्या क्या रूप दिखाया तो उस पे हम लोगों को, मुझे लगता है कि इस पे एक अलग से हमें सोचना चाहिए और एक सीरीज बनानी चाहिए। तो बिल्कुल। हाँ, नित्यानंद जी आ गए हैं, तो चूंकि काफी काबिल साथी मित्र हैं हमारे, जी और जी जी। पढ़े लिखे हैं। तो जितना पढ़े लिखे हैं हम, तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इस पे थोड़ा सा, मुझे लगता है कि एक बैठ के विचार करके एक एक सीरीज पे काम किया जाए। बिल्कुल और ये बिल्कुल। काम इसलिए भी जरूरी है कि कोई आए ना आए, लेकिन एक डॉक्यूमेंटेशन तो रहे कि हाँ, कल को कोई आने वाली पीढ़ी यदि मिलती है या देखती है उसको, तो कहेंगे कि हाँ जी, कुछ लोग थे जो लीक से हटके भी सोच रहे थे। बिल्कुल। और वो लीक से हटके सोचना में मैं देख रहा हूँ, चाहे उसको कुछ भी कह लीजिए, एक राहुल गांधी की यात्रा है। और ऐसे समय में जहाँ एक एक सीट के लिए कि मैं एमपी बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं, ये सब उसकी हैसियत भी हम समझ रहे हैं। मंत्रियों की हैसियत क्या है मैंने पीएमओ के आगे, वो भी हम देख रहे हैं तो अब ये डेमोक्रेसी और 60-70 सालों का पूरा जो अनुभव है, 70-75 सालों का, उस पे मुझे लगता है कि एक नए सिरे से सोचने की जरूरत है। तो आप लोग जुड़े, लास्ट में आप 2 मिनट, 2-2 मिनट आप लोग कुछ कह पाए तो मुझे लगता है कि इसको यहीं खत्म करते हैं। जी जी जी। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने जितने सारे मसले पे चर्चा की, मसलों पे चर्चा की, जितने सारे मुद्दे उठाए, जितने तरह के आयामों पे चर्चा हुई, उन सब में एक अपनी अपनी कहानी छुपी हुई। जी तो आपने जो कहा कि सीरीज होना चाहिए, तो जब तक सीरीज नहीं होगा तब तक हम अपने उन साथियों को जो बहुत सारी चीजों को जानने के लिए क्यूरियस हैं, लेकिन उन तक वो चीजें इसलिए नहीं पहुंच पा रही हैं कि जो उन खबरों के स्रोत हैं, वो स्रोत तक वो नहीं पहुंच पा रहे। हम्म, तो हम लोग क्यों ना उन चीजों को एकत्रित करके के मुद्दों के हिसाब से उनको उनके सामने रखें। फिर शायद वो भी अगर उन्हें अच्छा लगेगा, जो हमारे मित्र हैं, दर्शक हैं, उन्हें अच्छा लगेगा तो वो भी अपने विचार रखेंगे, उसको आगे बढ़ा उसका हिस्सा सकते हैं। बने, जी जी, उसका हिस्सा बने। नित्यानंद जी, आप थोड़ा ऑन कर लीजिए और क्लोजिंग देखिए, मैं रिमार्क। एक बात तो कह दूं कि मैं गया कहीं नहीं था, मैं यही था। क्योंकि वो हमारी बच्ची जो है वो जी जी आ रही थी, भतीजी जो है, तो इसलिए आपने कैमरे को ऑफ कर दिया था, क्योंकि वो नहीं शाम का उसका समय होता है। नहीं, सही सही बात, सही बात। तो बहरहाल देखिए, जो बात हो रही है, मैं ये नहीं मानता हूँ कि अ, चीजें जो है, उम्मीदें एकदम मर गई हैं, उम्मीदें अभी भी है। लेकिन बस एक बात की निराशा इस बात से है कि अभी भी कह रहा हूँ कि ये जो बहुदलीय पार्टियों का जो लोकतंत्र है, इसमें ये काफी लंबा समय है, लगभग 10 साल हो गया है। और मुझे लगता है कि उनको इन पर्टिकुलर जो अपने आप को जनता की पार्टी क्लेम करती है, उन्हें जनता के बीच बहुत पहले जाना चाहिए था। ये जो यात्रा है, इस यात्रा को और पहले शुरू करना चाहिए था। मुझे लगता है कि इस यात्रा को दोबारा करने की जरूरत थी। मतलब जो भी है, देर हुई, ठीक है, लेकिन अभी भी है कि जब तक जो हम और आप जैसे लोग हैं, उनके पास ये तो पता हो कि वो उन्हें अपनी तकलीफ बताना किसे है, कहाँ वो किससे कहें ये बात, कहाँ से वो बात पहुंचे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे या ऐसी एक, मतलब जो उनसे ताकतवर हो। मतलब कोई भी देखिए,
आदमी डर जाता है, तभी वो ईश्वर को याद करता है, जो भी जो आस्तिक लोग हैं या जो भी है, वो अंततः एक पावर की खोज करता है कि जो उससे शक्तिशाली हो उसके पास जाके अपनी बात कहता है। गली में जो आपके गली में सबसे ज्यादा ताकतवर होगा तो उसी के पास आदमी जाता है, कहता है भैया मदद करो। तो इसलिए जो पॉलिटिकल जो नेता हैं या जो पार्टियां हैं, ये उनका काम है, उनका दायित्व है कि ये उनकी बातों को सुने, उनके बीच जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप ये गाड़ी में चढ़ के, हेलीकॉप्टर में चढ़ के या उससे हाथ हिला के उससे कोई काम नहीं होने वाला है। इसलिए राहुल गांधी की यात्रा का अपना महत्व है, लेकिन मुझे लगता है कि देर हुई है। उस यात्रा को और पहले होना चाहिए था। और जो वाम दल है विशेषकर, और जो लोग हैं जो किसान और मजदूरों की पार्टी अपने आप को क्लेम करते हैं, उन्हें भी लगातार जनता के बीच जाने की जरूरत है, क्योंकि इस मामले में सत्तारूढ़ पार्टियां भी इनसे बहुत आगे है। वो लगातार मैदान में है। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा, हम तीनों जो यहाँ बैठे हुए हैं, कोई भी है। उनका उनका ये तय है कि उनको जाना जाता है। हम्म। नहीं वो नफरत फैलाने जाए या प्रोपेगेंडा फैलाने जाए, लेकिन वो लगातार उनके बीच में है, क्योंकि आप एक झूठ को बार बार कहेंगे तो लोग मानने लग जाते हैं कि हाँ शायद ऐसा हो। ठीक है। उनकी इस चीज को दूर करने के लिए दूसरा है कि जो गरीब जनता होगी, जिसका काम नहीं होगा, उसे आप खाना खिला देंगे और बोलेंगे यार थोड़ा धक्का दे दो, धक्का दे देंगे, क्योंकि उसको खाना चाहिए। तो लेकिन वो भूल रही है कि खाने का जो मैंने कहा ना कि जो कानून बना हुआ था वो बहुत पहले सिंपल कर दिया गया था, लेकिन उसमें एक जमा चढ़ा के उन्होंने कहा कि जैसे कई चीजों का इन्होंने दो दो बार उद्घाटन किया, कई चीजों का वर्चुअल, आज ये नहीं गए मणिपुर, नहीं गए वहां, वर्चुअल उद्घाटन किया मणिपुर के प्रोजेक्टों का। हिम्मत नहीं है, जो मैंने डर की वाली बात कही थी कि नहीं गए। तो मेरा अंत में यही कहना है कि ये बातें हो, और हम नहीं, और भी लोग हैं हमसे ज्ञानी लोग हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं जनता के बीच में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी चीजें उनको मालूम है। तो मुझे लगता है कि उन चीजों को भी इकट्ठा करने की जरूरत है, और उन बातों को सही मंच पे, सही जगह पे, सही व्यक्ति तक पहुंचाने की जरूरत है। इस दिशा में मुझे लगता है कि तमाम पार्टियों को प्रयास करने की जरूरत है, मिलकर प्रयास करने की जरूरत जी जी, मैं एकदम सही कह रहे हैं आप। हमारा काम है, जो पार्टियां हैं वो यदि समझती हैं, देखती हैं, लड़ रही हैं, यदि उनको लगता है कि हाँ कुछ सही बोल रहे हैं तो ठीक है। नहीं तो हम तो जिस जनता के को सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो हम करते रहें। और चूंकि हम भी जनता हैं, तो इसलिए भी हमें, मुझे लगता है कि ये प्रयास करते रहना बहुत जरूरी है। और ठीक है, यदि हम कोई आगे चल के कुछ इस तरह का फ्रेम बनता है कि उसमें हमको सीधे सीधे हिस्सा लेना भी पड़े, तो वो भी हमें रास्ता खोलना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक चीज यही कहना है कि इतने सारे मुद्दे, इतने सारे, विघ्नेश भाई के हिसाब से टूल किट जो हैं, और केवल 2014 से नहीं, उसके पहले से ही शुरू हो गए थे। और किस तरह से दृश्यम अ, बनाया गया, और बना के चीजें हों, एक पर्दे के पीछे एक पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा। प्याज का जो है कि छीलते जाओ छीलते जाओ, पता चलेगा कि लास्ट में कुछ भी नहीं निकलता है, ये भी सब है। तो हर उसके बाद एक क्यूरियोसिटी बनती है कि शायद ये हो, और हमें लगता है कि हम जान गए, और अगले क्षण कुछ ऐसी घटनाएं आती हैं कि लगता है कि हम तो कहीं दूसरी जगह, दूसरी दिशा में सोच रहे थे। तो लेकिन हाँ, ये जो सचेत होके सोचना, और सोच के अपनी बातें या जो अनुभव है उसको जनता तक ले जाना, मुझे लगता है कि यही हमारा काम है। यदि यही हम कर पाए अ, अपने जो भी सीमित साधन संसाधन है उसमें, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर प्रयास होगा। बाकी तो जिसके लिए हम कर रहे हैं वो जो जनता या जो दर्शक हैं वो बताएंगे कि कितना सही है कितना नहीं है। तो आज यहीं हम विराम देते हैं। आप दोनों लोगों का बहुत कम समय में, मतलब कहिए कि एक इमरजेंसी, बिजली की गति से, बिजली की गति इसलिए भी याद आ रही है कि कल से अरुण गोयल जी का जो बिजली की गति से आना और बिजली की गति से जाना, तो हम लोग भी बिजली की गति से आए, बातचीत रखी, और मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतरीन चर्चा परिचर्चा हुई है। तो बा मुलाहिजा का ये अंक अब यहीं खत्म करते हैं। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप यदि थोड़ा बहुत भी सहमत हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।